नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 9 मई और 10 मई जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब टोटल तो आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2 का, और उस तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस का आज हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्कशन। और आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उन सारे चीज़ का मैं यहाँ पर करूँगा डिस्कशन। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो 9 मई 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का आज हम लोग करेंगे पहले डिस्कस। यहाँ पर देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न प्रेक्षण के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात करें। छोटी छोटी चीज़ों का आपको एकदम हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या भाई, बहुलक तो ये तो हमें ऑब्जर्व करके दिख रहा है कि ये 12 देखो बहुत बार आ रहा है, तो ये हमारे पास बहुलक हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल टर्म हमारे पास 10 है। सबको जोड़ना है, देखो जोड़ना भी बहुत बड़ा कला है। आप इसको क्या करते हैं, शुरू से अंत तक एकदम जोड़ना शुरू कर देते दाएं दाएं दाएं, तो उसमें आपका टाइम लगता है। देखो तरीका क्या होता है, क्या ये 6 4 10 है और 7 5 12 8 20 है क्या, बताओ। अब बताओ 20 और 10 को ऐड करोगे तो इतना दूर 30 आ चुका है। ये 12 तिया 36 है और 9 और 5 को ऐड कर दोगे 14। तो बताओ 36 और 14 जोड़ोगे तो बड़ा खूबसूरत सा नंबर आएगा 50 और 30, टोटल मिलके हमारे पास ये 80 आ गया। और जैसे ही 80 आ गया 10 से डिवाइड करोगे तो इसके पास हमारे पास माध्य आ जाएगा। तो बहुलक और माध्य का अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ 4। कितना आसान क्वेश्चन था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, और यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन रहे, जहां पर आपको लगेगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो वहां पे थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करना चाहिए और साथ साथ ऑब्जर्व करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो आप मेंस दे पा रहे हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 56,180 है, तो कोई भी प्रिंसिपल 2 वर्ष में 56,180 है और 3 वर्ष में यानी नेक्स्ट एक ईयर में ये हमारे पास हो जा रहा 59,550 रुपया 80 पैसा। अब हमें पता है कि अगर एक वर्ष का रिलेशन पता कर ले तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही आप बोल सकते हो, क्योंकि एक वर्ष का है। अब इसका परसेंटेज अगर इसके रेस्पेक्ट में पता कर ले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। कैसे पता करते हैं, देखो माइनस कैसे करते हैं, 80 पैसा घटाओगे तो 80 पैसा तो आएगा, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इधर कोई पैसा नहीं है। अब देखो घटाना कैसे शुरू करते हैं ना, 0 से 0, 15 से 8, ऐसे मत घटाओ। तरीका है क्या, ये देखो 56,180 है, कुछ इसमें ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये थोड़ा खूबसूरत सा नंबर आ जाए, राउंड फिगर में आ जाए, और जब राउंड फिगर में आ जाएगा तो आप बहुत आराम से इसको घटा सकते हैं। 56,180 में अगर हम लोग 20 ऐड कर दे तो 56,200 हमें ठीक ठाक नंबर लग रहा है, अच्छा नंबर लग रहा है। लेकिन 20 एक में ऐड करोगे तो दूसरे में भी 20 ऐड करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा क्या, तभी तो इस दोनों के डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना आसान हो गया। अब 59,000 में से 56,000 घटाओगे तो 3,000 आएगा, 570 में से 200 घटाओगे तो 370 आएगा। देखो ये घटाने का तरीका होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, 56,180 के रिस्पेक्ट में इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहां भी आपका ऑब्जर्वेशन काम आएगा, सोचो थोड़ा। अगर 56,180 है तो ये अपने आप को 100% बोलेगा। 10% क्या 5618 बोलेगा क्या, अभी 10% से भी ये छोटा है, तो हम लोग एक डिजिट पहले और दशमलव लेके जाते हैं। 1% हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, 1% हमारे पास होगा 561 रुपया 80 पैसा। बोलो होगा क्या। अब यहां से आप देखो कि यूनिट से यूनिट एक बार मिलाओ और थोड़ा ऑब्जर्व करो कि 5,000 है और ये 3,100 है, मतलब लगभग 6 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, 8 6 के 48, अगर हम लोग इसको 6 गुना करके चेक कर ले क्या ये 6% है या नहीं, तो पता चल जाएगा। 8 6 के 48, फिर आ जाता है 6 को 1 से गुना करोगे, 6 इकाई 6 4 10, देखो ये भी 0 है, सही है। 6 6 के 36, 1 37, फिर बचा 3, 6 पंचे 30, 3 33, क्या पक्का 6 गुना है क्या, बताओ। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% आया, बोला आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% आता है, 6% आता है, तो हम लोग बोलते हैं ये 100 से 106 है, ये 100 से 106 है, कितने वर्ष में, एक वर्ष में। बोलो है क्या। तो 2 वर्ष में अगर इसको थोड़ा और छोटा कर दे तो हम लोग 50/53 लिख सकते एक वर्ष में। तो बताओ 2 वर्ष में क्या 50 गुना 50, 53 गुना 53 ही लिखते हैं क्या। तो रेशियो हमारे पास 2500 और 53 गुना 53 का आएगा। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल से ये 2 वर्ष में अमाउंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अमाउंट। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल से अमाउंट में चेंज करना है तो 53/50 और 53/50 से गुना करते हैं,
बोलो करते हैं क्या? लेकिन अगर अमाउंट से प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तो आप इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये है कि अगर 56,180 हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है और रिवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 50/53 और 50/53 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा। अब देखो जैसे 53 हमारे पास है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 53 तो हमारे पास क्या है, 53 से काटो यहाँ पर, 53 इकाई 53, ये बच गया 31, 0, 318 आ गया। 318 को भी ऑब्जर्व करो, 3 छा के 18, 5 छा के 30, क्या 1060 आ गया क्या बताओ? और 53 का ये दुगुना हमें दिख रहा, 53 दूनी 106। तो 50 को 50 से गुना करोगे 2500 आएगा, और 2500 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 50,000। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक क्वेश्चन में आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लिए होंगे और बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए सब लोग। क्वेश्चन है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। ओ ए बी सी डी की तीन भुजाओं ए बी बी सी और सी डी को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। देखो सबसे पहले हमारे पास ये बोला है कि ये आयत है। क्या है ये? एक आयत है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। ये ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। ठीक है, अब बोला ए बी बी सी और सी डी को ये स्पर्श करती है एक वृत्त। एक वृत्त हमारे पास जो है ऐसा दिया हुआ है जो ए बी बी सी सी डी को स्पर्श करता है, और ओ केंद्र हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक, बोला क्या कि BC अगर हमारे पास सोचो थोड़ा सा 8 सेंटीमीटर है, BC अगर 8 सेंटीमीटर है तो क्या आप बोल सकते हो कि इस वृत्त का व्यास भी 8 सेंटीमीटर होगा? बोलोगे हाँ, बोलो। ठीक है, इसका मतलब त्रिज्या इसका क्या होगा, 4। तो CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये देखो OVC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, O बी और सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सोचो थोड़ा सा कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ये हमारे पास BC आधार मान लो और ये हमारे पास ऊंचाई मान लो, जो कि केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है स्पर्श रेखा पर, अगर ये वाला लेंथ हमें पता चल जाए तो बताओ कितना आसान हो जाएगा। हाफ इंटू बेस हमारे पास 8 है, और बेस हमारे पास जैसे ही 8 है तो ऊंचाई पता कर लेते। और आसान है कितना अच्छा ऊंचाई करना, ऊंचाई पता करना कैसे भाई? ये अगर 4 है तो क्या ये भी 4 होगा? त्रिज्या, त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होगा ना, तो ऊंचाई प्राप्त हो चुका हमें 4, 2 चौका 8, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात क्लियर है? एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये मल्टीप्लीकेशन है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, -3 + 4 को 1 बोलेंगे, ऊपर में हमारे पास 12 + 1 मिलके 13 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 7 घटाओगे 20, 20 में 6 को ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 26। तो 13/26 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए एक निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपया है। तो निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। जब 20% दिया हुआ है तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो याद रख लो, और नहीं तो देखो मैं निकालने के लिए समझा देता हूं। तो साधारण ब्याज तो हमारे पास 20% और गुना 3 कर दोगे तो ये हमारे पास साधारण ब्याज 60% आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते? 20% + 20% और 20 का 20%, क्या 4% होगा क्या? ये 2 वर्ष का तो आपको निकालने के लिए आना ही चाहिए। 20 20 40 4 44%। अब 44% और 20% का भी अगर आप निकालोगे इफेक्टिव रेट तो 44 + 20 और 44 गुना 20/100 के 8.80% आ जाएगा। कैसे? 44 दूनी 88, मतलब 880, और 100 से डिवाइड करोगे तो 8.80। अब डिफरेंस पे अगर आप गौर करोगे तो ये टोटल साधारण ब्याज 60% है, और यहाँ से 40% 20% हटा दोगे तो डिफरेंस हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचेगा? डिफरेंस बचेगा 12.8%, और यही 12.8% हमारे पास 448 के रूप में दिया हुआ, रुपया के रूप में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निवेशित धनराशि। कितना आसान सा क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ, देख लो। 448 बटे कर दो 12.8, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो पॉइंट को हटा दोगे तो ये 1000 आ जाएगा।
बोला आएगा क्या? 4 से डिवाइड कर दो या 8 से डिवाइड कर दो। 8 इकाई 8, 8 छा के 48, 8 पंचे 40, 8 छा के 48। फिर काट दो यहाँ पर फिर से काट दो। 4 चौका 16 कर दो या 8 दूनी 16 कर दो और 8 सत्ते 56 कर दो। 2 से जैसे ही काटोगे ये आ जाएगा 500। 500 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 3500। तो टोटल जो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया वो क्या आ गया है? 3500। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका देखो दूसरा भी तरीका है, तीसरा भी तरीका है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास 6 तरीका होता है, बट ऑब्जर्व आपको ये करना होता है कि एग्जाम में किस तरीके से हम क्वेश्चन को का अप्रोच लगाएं। और सभी अप्रोच से तो आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं, तो किसी एक अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो दूसरा अप्रोच अगर मैं इस क्वेश्चन में सिखाना चाहता हूं, तो आप अगर सीखना चाहते हो तो सीख लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। देखो ट्री मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब 1/5 अगर दिया हुआ है और 3 वर्ष दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल मान लो 5 का क्यूब 125। प्रिंसिपल क्या मान लो? 5 का क्यूब 125। ठीक है, आपको अब इतना बात जरूर पता होगा कि अगर इस प्रिंसिपल का 20% निकालोगे तो प्रत्येक वर्ष 25 हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट ये तो हमारे पास 25 जो आया 125 के रेस्पेक्ट में 20%, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया 3 वर्ष का। अब जब इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो वही होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही हमारे पास डिफरेंस भी होगा। तो ध्यान से देखो, 25 का अगर 20% निकालोगे तो 5 आएगा। 25 का 20% 5। इस 25 का तीसरे वर्ष भी 5 आएगा और इस 5 का तीसरे वर्ष आ जाएगा 1। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ वही हमारे पास डिफरेंस है। तो 5 5 10 5 15 15 1 16। 16 यूनिट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 448 के। 16 यूनिट बराबर किसके लिख सकते हैं? 448 के। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप बोलोगे 448/16 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 125 से। अब 125 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? देखो ये डायरेक्ट 16 से कट रहा है क्या? देख लेते हैं हम लोग एक बार 16 से कट रहा है नहीं। 16 दूनी 32, हाँ आराम से कट रहा है। 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128। अब ये जो 28 और 125 है ना, कहीं भी 5 देखो तो आप कोशिश करो इसको डबल कर देने का। डबल करने से फायदा क्या होगा कि जीरो में जब चेंज हो जाता है, और जीरो में जैसे ही चेंज हो जाता है तो जीरो से गुना करना, मतलब 10 से गुना करना, 100 से गुना करना, 1000 से गुना करना बड़ा आसान हो जाता है। अब 28 को 125 से गुना करते हैं, क्या 28 को हम लोग 7 गुना 4 लिख सकते हैं क्या? बताओ। और 7 गुना 4 गुना 125, 125 का 4 गुना हमारे पास आ जाएगा 500, और 500 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3500। उम्मीद करते हैं कि ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें नंबर के बाद आ जाओ, देखो 6ठे नंबर का क्वेश्चन। यहां भी देखो ऑब्जर्व किया जा सकता है, दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहां भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है बताओ। देखो ध्यान से समझना, क्या ये 1 - 10 थीटा 1 + 10 थीटा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा आएगा। चलो इसको तो मैं लिख लेता हूं 1 - 10 स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर में देखोगे 1 - 10 थीटा 1 + 10 थीटा, तो -10 थीटा और +10 थीटा कट के हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये बराबर हमारे पास 4 दिया हुआ। तो आप इसको सॉल्व करो। देखो 1 - 10 स्क्वायर थीटा 1/1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2 के, तो क्या इसको अगर उलट दोगे तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1/2 के हो जाएगा? बताओ। और इस जैसे ही आप 10 स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2 के। तो एक तरीका और दो तरीका मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। पहला तरीका क्या, आपको 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या है? सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। बोलो होता है क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1/2 के, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1/2, क्या 3/2 आ जाएगा? बताओ। बात आया समझ में? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ एक ऐड कर दो। दोनों तरफ एक ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और एक ऐड करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा पता चल गया, कोसेक पता करना है, कर लेते हैं। क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर 3/2 है तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास 2/3 होगा क्या? और जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 - 2/3 करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसी का उल्टा हो जाता है। बोलो होता है क्या? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा। तो बताओ क्या यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। 3 में 3/2 जोड़ोगे तो 3 दूनी 6, 3 9 बटे आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी।
पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से देखो दूसरा तरीका हमारे पास चेंज होता है, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका हमारे पास है, क्या आपको पता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हुआ है 1/2 के। तो आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/√2 के। बोलो होगा क्या? ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला हमारे पास बेस होता है, तो हाइपोटेनियस आप निकाल लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, बेस का स्क्वायर 2, 2 + 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हाइपोटेनियस हमारे पास √3 आ गया। अब जैसे ही इतना चीज आ गया ना, तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बेस बाय हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस बाय बेस किसे किसे मालूम करना है। तो आपको इतना बात पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √3/1 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3। बोलो आएगा क्या? और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस बटे बेस का स्क्वायर। तो √3/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। ऐड करने पे क्या हमारे पास 9/2 ही आ जाएगा क्या? बताओ। तो तरीका चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन के आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही अप्रोच आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 7वें नंबर का दिया हुआ है। 7वें नंबर का है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ध्यान से समझना, कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में एक बात जरूर होता है कि स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है। क्वेश्चन बोला क्या कि अपना स्पीड ये 30% बढ़ाया। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 होता है। हम बोल सकते हैं स्पीड अगर इसका 10 था तो 3 बढ़ के 13 हो गया। तो टाइम इसका क्या हो गया? रियल स्पीड तो ये है, तो रियल स्पीड से रियल टाइम निकलेगा। तो 10 से 13 हुआ, तो बताओ क्या टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 13 से 10 हो जाएगा। और 13 से 10 होने का मतलब 3 कम होना, और ये 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट। तो 3 पचे आ गया 15। अब बताओ क्या 13 पचे 65 मिनट हो जाएगा क्या? बताओ। और रियल टाइम, तो 13 पचे 65 मिनट को 1 घंटा 5 मिनट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 13 पचे 65 मिनट को 1 घंटा क्या बोलेंगे? 5 मिनट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला इसका मौसोपो ज्ञात करना है। बताओ। सीधा सीधा HCF पूछा है। 245 175 का। देखो यहाँ पर सब कुछ घटाना भी ना बहुत बड़ा चीज है। घटाना भी लोग समझते नहीं। 385, 85 से 75 घटाओगे 10 आएगा, और 3 से 1 घटाओगे 200 आएगा। अब देखो 245 और 175 को घटाते हैं। 200 से 45 ज्यादा है और 175 25 कम है, तो बोलोगे डिफरेंस 25 + 45 70 का। बताओ बोलोगे क्या? 70 का। बताया समझ में कैसे डिफरेंस हमने निकाला? 245 ये 200 है, 45 और 175 25 कम, तो 45 25 मिलके क्या आ जाएगा? 70। अब 70 और 210 है, बताओ कि कौन सा संख्या इसको काट रहा है? तो बताओ 25 है, 5 है, 5 तो ठीक है काट देगा, 7 भी काट देगा, क्या 35 भी काट रहा है क्या? तो बताओ HCF हमारे पास क्या आएगा? 35। 35 से आप चेक कर सकते हो कटेगा कि नहीं कटेगा। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उम्मीद करते हैं कि आराम से समझ में आ गया होगा और आप लोग बना भी लिए होंगे। देखो क्या है, ABCD O केंद्र वाले समांतर स्पर्श रेखा है। ये एक वृत्त दिया हुआ है और O केंद्र दिया हुआ। ध्यान से देखना, इसमें बोला AB जो है एक स्पर्श रेखा है और दूसरा स्पर्श रेखा हमारे पास CD दिया हुआ है। CD ये समांतर है, क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है। अब बोला क्या कि P और Q क्रमशः AB और इस CD पर इस प्रकार स्थित है कि R पर स्पर्श करे, R पर स्पर्श करे, ऐसा है। तो ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है। ठीक है। क्वेश्चन बोला POQ का माप ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है PO और Q का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक थ्योरम आप याद रखोगे, ध्यान से देखना। अगर एक वृत्त है और एक पॉइंट से हम लोग इसको दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो याद रखना ये जो आपको केंद्र है, केंद्र से अगर इस बिंदु को मिला दोगे तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? एंगल बाइसेक्टर का। अगर आप गौर से देखोगे तो ये दो स्पर्श रेखा है और ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर का। ओके। इसी तरह से Q से ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। बोलो करेगा क्या? अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि एक ही तरफ के अंतःकोण, क्योंकि ये समानांतर रेखा है, तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग हमेशा
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो बताओ इस दोनों का योग हमारे पास 90 हो जाएगा। और जैसे ही इस दोनों एंगल का योग 90, तो बाकी बचेगा क्या हमारे पास 90 डिग्री। क्या ये बात आया समझ में? हमने क्या कहा, एक ही तरफ के अंतः कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है जब दो भुजाएं समानांतर हो। अब यहां पर देखो, इसका आधा और इसका आधा, तो इस दोनों का आधा क्या हो जाएगा, टोटल का आधा 180 का आधा 90, यानी ये एंगल और ये एंगल का योग हमारे पास 90 आएगा। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 को छोड़ करके बाकी क्या बचेगा, 90। क्वेश्चन पूछा है पी ओ क्यू का वैल्यू, तो पी ओ क्यू का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 30 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है, 30 संख्याओं का एवरेज हमारे पास क्या दे रखा है, 55। ठीक है। 15 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है, 15 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है 51। और इसमें से फिर 12 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है 56। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 68, 74 और ये अन्य है, शेष संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो सोचो थोड़ा सा, 30 संख्या है और ये हमारे पास 27 संख्या है, तो जो भी बचेगा हमारे पास 3 संख्या बचेगा। अब इस 68 से क्या लेना, इस 74 से क्या लेना, बचे हुए 3 संख्या का एवरेज निकालना। एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखो कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान से समझना। एवरेज का मतलब ही होता है सभी के बीच बराबर बराबर बंटना। अगर 30 संख्या है और 55 इसका एवरेज दिया हुआ, तो इसका मतलब होगा कि सभी में बराबर बराबर 55 55 55 55। तो अगर 3 संख्या इसमें से सेम निकलेगा, सेम एवरेज वाला निकलेगा, सेम एवरेज वाला निकलेगा, तो बताओ इस बाकी बचे हुए 27 संख्या के एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है? देखो 4 कम हुआ। अगर 4 कम हुआ 15 में, तो हम लोग बोलेंगे 15 चौका 60 कम हुआ यहां। और यहां से देखो कि एक ज्यादा हुआ, एक ज्यादा हुआ 12 संख्या में, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 12 इकाई 12 ज्यादा हुआ। और ये 60 कम हुआ। तो अगर आप गौर से देखोगे, -60 + 12 क्या हमारे पास -48 आएगा क्या? ये -48 आने का क्या मतलब है कि इन लोगों में 48 घटा हुआ सब मिला के। तो इसका मतलब ये 48 जो घटा हुआ है, तो वो किधर चला गया, इस तीनों संख्या में। और जैसे इस तीनों में संख्या में चला गया है टोटल, और 3 का एवरेज हमारे पास 55 है, तो उस 48 का भी आप एवरेज निकाल दो तीनों के रेस्पेक्ट में और इसमें ऐड कर दो। 48 3 के रेस्पेक्ट में क्या हमारे पास 16 होता है क्या, बताओ। 55 में 16 ऐड करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 71। इस 68 से क्या लेना, इस 74 से क्या लेना, कोई फर्क नहीं। अब आप इसको एग्जाम में करते हैं गुना, 30 गुना 55, फिर माइनस करते हैं 15 गुना 51, फिर माइनस करते हैं 12 गुना 56, फिर जो बचता है उसमें से इसको माइनस करते हैं। तब तक में एग्जाम का रिजल्ट भी आ सकता है। बात आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या अप्रोच लगाना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ 5:3। देखो ये हमारे पास मार्क प्राइस है और ये हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। हम अपने अनुसार क्वेश्चन के रेशियो को चेंज करते हैं। क्या हम लोग इसको 500 और 300 भी बोल सकते हैं क्या, बताओ। क्यों बोल सकते हैं? देखो वस्तु का विक्रय मूल्य 324 है और दुकानदार इस पर 16% और 20% का 2 क्रमिक छूट देता है। अब बताओ मार्क प्राइस पर से अगर क्रमिक छोड़ देगा, कुछ कुछ चीज आपको दिमाग में करना पड़ेगा। 500 का 16% बोलोगे 80। तो जैसे ही एक बार 16% का छूट देता है 500 पर से, तो क्या 420 हो जाएगा क्या, बताओ। फिर एक बार 20% का छूट देगा, तो 20% अगर 420 का निकालोगे तो 10% 42 होता है और 20% हमारे पास 84 हो जाएगा। 420 में से पहले 20 घटाओ, पहले 20 घटाओगे तो बचेगा 400, फिर 64 घटाओ तो बचेगा हमारे पास 336। यानी सेल कितने में कर रहा है, ये 336 में कर रहा है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दिया हुआ, 300। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलोगे 36 हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अब इसमें से हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है क्या, 336 रिप्रेजेंट कर रहा है 324 को। किसको, 324 को। देखो हर कुछ में दिमाग है। 6 से यूनिट मिलाओ। अगर इसका 10 गुना होता तो 3360 होता, नहीं होता। 9 गुना हो सकता है, 6 9 में 54 होता है, 9 गुना। चेक करते हैं, 6 9 में 54, 5 बचा, 9 तिया 27, 27 5 देखो 32, 3 बचा, 9 तिया 27, 27 3 30। क्या आपको पता चल चुका है कि ये 9 बार में कटेगा, बताओ। और जैसे ही एक यूनिट 9 को रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन बोला इसका प्रॉफिट कितना है, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट से यूनिट मिला, 9 छा के 54, कहीं पे 4 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। गुना करने का भी जरूरत नहीं है, कर दो गुना। 9 छा के 54, 9 तिया 27 में 5 को ऐड कर दोगे, 324, खत्म।
देख लो 324 ही था। तो कुछ कुछ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 है, क्या ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है क्या, बताओ। और जैसे ही y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां से आप y का वैल्यू बराबर लिख सकते हो 2। स्क्वायर खत्म हो जाएगा उस तरफ जाके, y माइनस 2 बराबर 0, तो y का वैल्यू 2। जैसे ही y का वैल्यू हमारे पास 2 आया तो ये 2 दूनी 4 है, 4 13 में से माइनस होगा तो 9 बचेगा, और 3x बराबर अगर 9 है तो x का वैल्यू 3 आएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्यों भाई, देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता y का वैल्यू, ये ऑप्शन देखो हो नहीं सकता है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। हमारे दिमाग में तब तक चल भी रहा था ऑप्शन ये 2 है, ये 2 है। अगर हम देखते हैं ना सिर्फ एक ही 2, तो उसके बाद फिर x को भी हम सॉल्व नहीं करते, आंसर मार के आगे निकल जाते, क्योंकि क्वेश्चन बोला x और y का ज्ञात करना। अगर एक 2 हमको नजर आ जाता, यहां पर 2 नहीं है एलिमिनेट हो गया, यहां 2 नहीं है एलिमिनेट हो गया, बताओ। यहां 2 है y में, ये है और ये है, तो अब हमारे पास थोड़ा सा क्या आ गया कि 2 ऑप्शन हमारे पास मैच कर गया, 2 2 वाला, तो इसलिए हमको अब x भी निकालना पड़ा। अगर एक ही ऑप्शन में 2 रहता तो x निकालने का भी जरूरत नहीं होता, आंसर मार के आगे निकल जाते। चलो, तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। देखो ऐसा है, एक अर्धगोला बना दिया, अब एक लंबवृत्तीय शंकु भी डाल दिया यहां से, ठीक है। आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या ये कहा जा रहा है बराबर है, जबकि अर्धगोले का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपको पता चल गया 6। इसका मतलब शंकु का भी त्रिज्या पता चल गया और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या पता चल गया, ठीक है। शंकु का ऊंचाई भी दे रखा है आपका 8, बोलो दे रखा है क्या, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ये 6 है, ये 8 है, तो L हमारे पास क्या आ जाएगा 10। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, बोलो होता है क्या। चलो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत से 25 रुपया लग रहा है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत क्या होगी। तो पहले तो आप अर्धगोले का क्या करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर के जगह पे 6 का स्क्वायर 36 लिखोगे, और ये पाई आर एल होता है शंकु का, तो पाई आर एल लिख लो। पाई आर के जगह पे 6 और एल के जगह पे 10, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 60। 60 प्लस 72 मिलके 7 6 13 132 पाई आ जाएगा, बताओ। और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास 25 है, पाई के लिए अगर 25 है तो 132 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 132 गुना 25। 5 देखो ना, 5 देखो बहुत खूबसूरत सा नंबर है, इसको दाएं से 10 बना लो। कैसे बनाते हैं 10, डबल करके। संभावना अगर बने तो 100 भी बन सकता है, संभावना बन रहा है ये 4 से डिविजिबल है, हाँ बन रहा है। कैसे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 33 गुना 4 हो रहा है। उस 4 को 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100, और 100 से गुना करने कुछ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डबल जीरो लगा दो बस। बात आया समझ में। तो आंसर हो गया हमारे पास 3300, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 13 नंबर के बाद आ जाओ 14 नंबर का क्वेश्चन। देखो 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 रुपया है, तो दानिश ने 12% साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि निवेशित की। एलिगेशन लगाएंगे। एक वर्ष में 12%, तो टोटल 2 वर्ष में हो जाएगा 12 दूनी 24%, बताओ। और जब 24% निकालोगे तो 24 गुना 50 करने का मतलब है 24 पंचे 120, 1200 रुपया 12% वाला। और 10% के दर से 2 वर्ष में 20%, और 20% 5000 का निकालोगे 1000, लेकिन दोनों मिला करके इसको लग रहा है 1072, बोलो लग रहा है क्या। 1072 और 1000 का अंतर आया 72, 1200 और 172 का अंतर, 1072 का अंतर आ जाएगा 128। ये सब चीज देखो छोटा चीज है बट समझना है। अब 1200 से 1072 तुरंत हम माइनस कैसे कर देते हैं। माइनस करने का एक तरीका है, क्या तरीका है देखो समझाते हैं। क्या 1200 में से 10 घटाओगे 200 बचेगा। अब 200 में से 72 नहीं घटाना है, हमें तो 100 रखना है, और 100 से 72 घटाना। और याद रखना 100 से घटाना भी एक बहुत बड़ा कला है। देखो हम लोग क्या करते हैं ये समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। आपको पता है कि यूनिट डिजिट का सम 10 आता है, और उसके बाद जहां तक जीरो नजर आ रहा है उसका सम आता है 9, तो साथ में 2 जोड़ोगे। और हम लोग लिख रहे हैं इस तरफ से, लेकिन पढ़ रहे हैं बाएं बाएं तरफ से, तो अब इसको क्या करते हैं, लिखना भी इस तरफ से और पढ़ना भी इस तरफ से, तो कॉम्बिनेशन हमारा बरकरार रहेगा। हमें बात पता चल चुका है कि इस तरफ हमारे पास, बाएं तरफ हमारे पास जो योगफल होना चाहिए, सम होना चाहिए, वो 9 का होना चाहिए, तो 7 में 2 जोड़े, और दाहिने तरफ हमारे पास 10 का होना चाहिए, तो 2 में 8 जोड़े, तो 28 आएगा। अब देखो
1200 में से 10 घटाए 200, 200 में से 72 घटाए 100 बचा, और 100 से 72 घटाओगे 28। देख लो। अब ये देखो, इसको काटना चाहोगे तो ये आ जाएगा 8 9 72, और ये 8 इकाई 8, 8 छः के 48, 16, 9:16। 9:16 का मतलब टोटल 25 यूनिट, और 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5000 को। तो बताओ क्या एक यूनिट हमारे पास 200 के आएगा, और जैसे ही 200 के आया तो 9 यूनिट हमारे पास आ जाएगा 1800 के, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 12% पर निवेशित कितना किया था धनराशि। तो हमें तो 12% वाला पहला वाला है, तो आंसर हम लोग लिख देंगे डी ऑप्शन। बात आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या सब दिया हुआ देखो, ऑब्जर्व करो। 3 3 9 8 72, 72 में से इस 8 को माइनस कर दोगे तो नीचे तो आ जाएगा 64, बोला आएगा। और ये जो नीचे इतना दूर देखो, ये आ गया 64, बोला आया क्या? और ऊपर हमारे पास 8 दिया हुआ, तो इससे काट दो इसको 8, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये 4/5 है हमारे पास, ये -3 + 2, इसका -1 होगा। और 4/5 में से -1 करते हैं तो 1 -1/5, और ये 8 हमारे पास नीचे में दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 1 + 1/40। ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा 41/40। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 16 नंबर का, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, बॉडमास का रूल सिर्फ याद रखना है। डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पर लिखोगे 4, 14 चौका 56, ये आ गया 2 दूनी 4 चौका 16, इतना दूर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, क्या 12 दूनी 24 हो गया क्या बताओ, और प्लस 10। 16 में पहले 10 को जोड़ दो 26, 26 में से 24 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 अंकों वाली एक संख्या का, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसका बोला 1/7 उस संख्या के आधे से 15 कम है। बताओ, अब ये सब क्वेश्चन में कोई दम है? 15 को इस तरफ ले आओ और x/2 में से x/7 माइनस करो। कैसे माइनस करते हैं? 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x - 2x 5x, क्या ये बराबर 15 के आ जाएगा क्या? 5 से काटोगे 5 तिया 15, x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 56, बुलाएगा। अब 56 आ गया तो 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। 14 तिया 42 आया ना, 14 तिया क्या आ गया 42। ओके, अब 2 अंकों की संख्या हमारे पास आ चुकी है, इसका योगफल ज्ञात करना है, 4 + 2 मिलकर के 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर माध्य निकालना है, और जोड़ने के चक्कर में जो है आदमी ऐसे ऐसे जोड़ता है कि हंसी भी लगता है। देखो इसको जोड़ना शुरू करेगा, 9 6 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 7, ये जोड़ते जोड़ते तब तक में आपका जो है बहुत टाइम खत्म हो जाता है। तो तरीका क्या होना चाहिए, खूबसूरत खूबसूरत नंबर को ऐड कीजिए। कैसे भाई? देखो इस दोनों को जोड़ दोगे, बड़ा खूबसूरत सा नंबर मिल जाएगा आपको 50। मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या 29 और 30, 30 20 50, बोला गया क्या? ठीक है, फिर देखो ये 18 तिया 54 हो जाएगा, ये 18 है और ये हमारे पास 36 है, ये 2 बार 18, ये 1 बार 18, 18 तिया 54, 54 में 50 जोड़ दिए तो 104 आ गया। अब 104 में ये देखो 19 और 7 को जोड़ोगे तो ये 26 है, और 26 में 104 जोड़ोगे तो 130 है। बताओ 130 प्लस क्या आ गया के, और के, तो इसका माध्य दिया हुआ हमारे पास, इसका जो माध्य दिया हुआ ये के और के है, यानी 2 के, आप इसको ऐड कर लो। ये माध्य दिया हुआ 21.25, तो जब ये एवरेज दिया हुआ तो टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसका मतलब इसका टोटल क्या हो जाएगा 21.25 गुना 8। और यहाँ पर याद रखो, देखो पूरा एग्जाम में जो क्वेश्चन हुआ है 5 वाला खूब पूछा है, क्या 25 8 200 होगा, मतलब 2, और 21 को 8 से गुना करोगे, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 168, और 2 मिलके क्या हमारे पास 170 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब 170 में से 130 घटाओगे तो 2 के बराबर हमारे पास 40 आएगा। तो के का वैल्यू क्या हमारे पास 2 आ चुका है, बताओ। के का वैल्यू 2 आ चुका है, के का वैल्यू 2 आ चुका है। अब बोला 29 22 15 15 22 18 21, पी का बहुलक है 29, जो बहुत बार आया। अब बहुत बार हम 29 को ही बोल रहे हैं, कैसे? देखो बहुत बार, 2 बार तो हमारे पास 22 आ चुका है, 2 बार तो हमारे पास 15 आ चुका है, मतलब 2 बार से ज्यादा वाला कोई आएगा, और पी हमारे पास 2 बार आ चुका है। 2 बार पी आया और 1 बार 29 आया, और इसका बहुलक बोल रहा है ये 29, बहुलक क्या बोल रहा है हमारे पास 29। इसका मतलब जरूर है कि ये भी 29, ये भी 29 और ये भी 29। इसका मतलब है कि पी का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 29, और जैसे ही पी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 29, पी का वैल्यू 29, तो 29 में से 20 को घटाओगे, क्या आंसर हमारे पास बी आया क्या बताओ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, आ रहा समझ में कैसे हम लोगों ने ऐड किया? चीजों को समझते जाइए आराम आराम से। देखो ये क्वेश्चन,
वाई का 2/3 बराबर जेड का 8/15, 3×5 = 15। देखो क्वेश्चन कैसा कैसा बेकार बेकार पूछा है। अब इस y रेशियो जेड पूछा, इस जेड को बराबर के इस तरफ लेके आओ, y/z बराबर क्या 4/5 आ गया क्या? ऑप्शन नंबर ए खत्म। इसमें क्या करना है बताओ? अब इसमें लगाने लगते हैं हम लोग रॉकेट साइंस। एक शंक्वाकार तंबू के आधार पर त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 12 मीटर, तो इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है। देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत कितनी है? हम एक बार में आंसर लिख दिए बी 13,500। नहीं, हमको याद नहीं है, हम आपको समझाते हैं। देखो कैसे, त्रिज्या बोला 9 और इसका ऊंचाई बोला 12, तो 9 12 15 हमारे पास क्या दे रखा है? हमें पता है कि ट्रिपलेट है। और पाई आर एल होता है, बताओ होता है क्या? तो पाई के लिए जब 100 है तो आर इंटू एल कर दो, 15 में 135। पाई के लिए 100 तो 135 के लिए 135, 100 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या बात आया समझ में? कैसे कैसे किए? पाई आर एल निकालोगे, पाई आर हमारे पास दिया हुआ 9 और एल हमारे पास 15। ये 15 कैसे पता चल गया था हमें? 9 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है और हाइट है 12, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है। आप इसको करने लगते हो, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, फिर जोड़ते हो 225, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालते हो। तो ये सब बात आपको पहले से पता होना चाहिए। 15 होगा। अब 15 में 135 पाई हो गया। बताओ पाई के लिए है 135, देखो ना, पाई 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर, तो पाई के जगह पे सीधा सीधा 100 रख देते हैं हम लोग, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ऑब्जर्व करो, किसी संख्या का 23.50 है 11.75। क्या आपको आधा नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा तो नजर करिए। 22 का आधा 11 और यहां बचा 1.50 यानी 1.5 का आधा 75 पैसा। 22 का आधा 11 और 1.50 का आधा 0.75। तो जब इसका आधा है तो संख्या 100% होता है ऑलवेज, तो 100% का आधा क्या होगा? बोलो 50। ऑप्शन नंबर ए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर का क्या कह रहा है। देखो बोला कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हुई। 75% का वृद्धि होने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा, तो 10 वर्ष में 75% तो एक वर्ष में 7.5%, 10 से डिवाइड कर दिए। तो क्वेश्चन बोला 6 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी? तो जब एक वर्ष में 7.5% तो 2 वर्ष में 15%, और 2 तिया 6 होता है, यानी 15 तिया 45%। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात आया समझ में? हमने क्या किया, 7.5% एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। 6 वर्ष में हमने क्या कैसे कैसे गुना किया, सब चीज़ों को समझिए। 7.5 का डबल करोगे तो 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45% आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अब इसमें देखो अप्रोक्सीमेशन है, जो कि अक्सर बैंक में पूछा जाता है, और बैंक का ये क्वेश्चन है, और बैंक का एकदम मतलब आप उसको बोल सकते हैं बेकार क्वेश्चन होता है बैंक में। इस टाइप का क्वेश्चन, इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना। अब देख करके बोल सकते हो, क्या ये 499 है तो लगभग 500 के आसपास हुआ क्या? क्या ये 2 के आसपास हुआ? क्या ये 5 के आसपास हुआ? तो 5 दूनी 2 10, और 10 में 499 जोड़ोगे तो 509। चलो ठीक है। अब ये देखो, ये लगभग 3 के आसपास है और ये लगभग 20 के आसपास है। 3/20 बहुत ही छोटा सा नंबर है। 3/20 बहुत ही छोटा सा नंबर है। हम लोग 499 या 500 प्लस 10 बोलेंगे, 510, और 510 में से 3/20 हम क्यों घटाए? इतना छोटा नंबर है। और 510 के आसपास एकमात्र हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। 510 के आसपास भी देखो ये सब नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 510। 23 के बाद आ जाओ 24 नंबर का क्वेश्चन। देखो अब ये सब चीज 54 किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो पहले। 5/18, 18 से डिवाइड करते हैं 54, 18 तिया 54, और फिर ऊपर में 5 है तो 3 बचे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, 450, 15 तिया 45, आंसर आ गया 30। बात आ रहा समझ में? हमने क्या किया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 तिया 54। हमें पता है कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 18 से डिवाइड करना है, 5 से गुना करना है। हमने क्या किया, 18 तिया 54 और 5 से गुना कर दिया। 15 मीटर प्रति सेकंड 450 मीटर का डिस्टेंस तय करना। किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो अपने डिस्टेंस को तय करेगा 15 मीटर प्रति सेकंड से, तो 15 तिया 45, आंसर आ गया आपका 30 सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सरल करना है, बताओ। फिर से वही बात, ये आ गया 8 तिया 24, 6 तिया 18, 4 चौका 16, 18 में से 16 घटा सकते 2 आएगा, प्लस 40 मिलके 42।
72 माइनस ये 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 168। बोलो आएगा क्या? और प्लस हमारे पास क्या है 20। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो सब लोग। 72 में से क्या माइनस 168 कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे? पहले 68 ही माइनस कर दो तो माइनस 100 बचेगा, और 4 माइनस करोगे तो माइनस 96 बचेगा। ये बात आया समझ में हमने क्या किया? 72 से पहले 72 माइनस करो, तो 168 से 72 माइनस करने का क्या मतलब? 72 माइनस 72 यानी 96 प्लस 72 है ये। 72 से 72 कट गया तो माइनस 96, और माइनस 96 में प्लस 20 करोगे, आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए माइनस 76। क्लियर? ये सब चीज ऐसे किया जाता है। 5 वर्ष पहले देखो, 5 वर्ष पहले ध्यान से देखना कितना बेहतरीन हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, कुछ गुना उना करने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष पहले फादर और इसके सन का रेशियो दिया हुआ 7:2। फिर बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसका रेशियो हो जा रहा है, इसका रेशियो हो जा रहा है 9:4। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो टोटल डिफरेंस हमारे पास 10 वर्ष का आया। तो 10 वर्ष पिता भी बढ़ेगा, 10 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा। अच्छा, पिता और पुत्र के आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा समान होगा, किसी भी एरा में चले जाओ, किसी भी युग में चले जाओ। 2083 में भी अगर पूछेगा पिता और पुत्र के आयु का अंतर बताइए, तो जो आज अंतर है वही अंतर 2083 में भी होगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखो 7 और 2 का अंतर 5, 9 और 4 का अंतर 5, मतलब है कि रेशियो बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये पिता जो है 2 यूनिट बढ़ा, कितना यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट। तो बेटा भी 2 ही यूनिट बढ़ रहा है, देखो ध्यान से। और जब 10 वर्ष बढ़ता है, 10 वर्ष दोनों में वृद्धि होता है, तो 2-2 वर्ष 2-2 यूनिट बढ़ता है। तो क्वेश्चन में बोला है दुगुना होना है, तो कभी ना कभी तो ये 5 यूनिट होगा, 1 यूनिट बढ़ेगा, और ये 10 यूनिट होगा, तभी तो दुगुना हो पाएगा ना। बताओ, इसका मतलब है कि ये 1 यूनिट बढ़ेगा, कितना यूनिट बढ़ेगा? 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इससे भी 1 यूनिट बढ़ने का क्या मतलब है? 5 वर्ष बाद बढ़ना, क्योंकि 10 वर्ष 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 5 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता चल चुका है कि आज से 5 वर्ष बाद और उससे 5 वर्ष बाद, तो टोटल कितना वर्ष बाद बताओ? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष बाद। क्या बात आया समझ में? एकदम आराम से इस चीज़ को आप समझिए, इसको एक बार रिवाइंड करके देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और एक बार में ही मेरा कोशिश रहता है कि आप इसको समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया रखा है, ये हमारे पास 26 के बाद आ जाओ 27। देखो ये सब क्वेश्चन कैसे बनता है। अब ये साइन वाई है, ये साइन वाई है, दोनों तरफ साइन वाई से डिवाइड कर दोगे, तो साइन वाई से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कॉट वाई, और कॉट वाई बराबर क्या? √5 है। 2 को बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो माइनस। हमें पता करना है टेन वाई बराबर क्या होगा, तो कॉट वाई का उल्टा टेन वाई हो जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं 1/√5 - 2। हर का परमेयीकरण करना है, तो √5 + 2 से ऊपर गुना करो, √5 + 2 से नीचे गुना करो। तो ऊपर में तो हम लोग √5 + 2 लिख देते हैं, और √5 + 2 से गुना करने का मतलब है इसका स्क्वायर का अंतर लिखो। तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 + 2/1 आंसर के कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो इससे ज़्यादा क्या टाइम लगेगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर है √6 - 4 के, और y³ + 12y³ y² + 48y + 100 का मान ज्ञात करना है। क्या हम लोग इसको y + 4 लिख सकते हैं बताओ? और ये बराबर हमारे पास हो जाएगा √6 के। दोनों तरफ क्यूब अगर करोगे, दोनों तरफ अगर क्यूब कर दोगे, तो ये देखो ये तो हमारे पास 6 के आ जाएगा। क्यूब करो, y³ + 4 का क्यूब 64, a³ + b³ + 3a² b होता है, तो 3a² b 4 × 12y² प्लस 3ab², 3 × a × b², 4 चौका 16 × 48y, और ये बराबर हमारे पास क्या आ गया? 6। अब यहाँ से देखो कि y³ + 12y² + 48y, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है, बस 100 चाहिए। तो 100 चाहिए, 64 में क्या 36 जोड़ना पड़ेगा, और 64 में अगर 36 जोड़ोगे तो 6 में भी 36 जोड़ना पड़ेगा, बराबर के दोनों तरफ। अब इतना दूर हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा वही आ गया, 6 में 36 को ऐड कर दिए, 42 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसका फिर से औसत दे रखा है, औसत दे रखा है, तो के का मान कैसे निकालते हैं? के का मान कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, यहाँ पर फिर से वही बात आ गया। कैसे? क्या 25 और 15 को ही जोड़ेंगे क्या? बताओ, अब तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे जोड़ते हैं।
खूबसूरत खूबसूरत नंबर को जोड़ करके खूबसूरत नंबर बनाते हैं। 25-15 जोड़ने पे 40 आ जाएगा, 13 और 26 जोड़ने पे 39 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? और 39 में यहाँ का एक जोड़ दोगे तो 40 आ जाएगा। बोलो आएगा? अब 40-40 मिलकर के हमारे पास 80 हुआ, 15 बचा हुआ है 95। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज हमारे पास क्या आ गया? 19। खत्म। के का वैल्यू 19, 19 दूनी 38, 38 प्लस 11 मिलके 49, 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे 7। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे है, यहां पर देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक पुरुष एक कार्य को 20 दिन में और एक औरत एक कार्य को 30 दिन में, ठीक है, तो 2 पुरुष और 3 महिला कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे? जब एक आदमी 20 दिन में कर सकता है तो 2 आदमी उसके आधे दिन में करेगा। बताओ, 2 आदमी उसके आधे दिन में करेगा। बताओ, तो 2 आदमी अगर उस काम को 10 दिन में कर दिया, कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में। फिर देखो, एक महिला अगर 30 दिन में करेगा तो बताओ क्या 3 महिला उसका 1/3 में काम करेगा? जितने आदमी का संख्या, दिन का संख्या, उसी प्रोपोर्शन में उल्टा होता है। बोलो होता है क्या? तो एक महिला अगर 30 दिन में, तो 3 महिला भी हमारे पास क्या 30 दिन में, 10 दिन में ही कर देगी क्या? अब फिर सोचो, एक आदमी 10 दिन में, एक आदमी 10 दिन में, दोनों मिल जाएगा तो आधा दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में। 10 दिन में, 10 दिन में, दोनों मिल गया तो 5 दिन में खत्म। कोई एलसीएम वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 5। एक आदमी 100 दिन में, दूसरा आदमी 100 दिन में, दोनों मिल जाएगा तो 50 दिन में। बात है समझ में? एक 2 आदमी 10 दिन में, 3 महिला 10 दिन में, दोनों मिल जाएगा तो 5 दिन में, आधा टाइम लग जाएगा। बात आया समझ में? तो कुछ यहां पर करने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल k है। अब यहां पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने में प्रॉब्लम आता है, तो अगर परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन याद है तो बहुत आसान है। क्या ये 25% है? क्या बताओ, लिखना हमें नहीं चाहिए। क्या ये 66.2/3% है? मत लिखो। 80% है? ठीक है। 5/8 का मतलब 62.5% है, और 3/4 का मतलब 75% है। तो खुद बताओ सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 80% वाला, 4/5, और सबसे छोटा 25% वाला। तो 1/4 को 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट गया, क्या हमारे पास 1/5 हो गया? क्या बताओ? और ये बराबर किसके है? के है। तो इसका मतलब है कि 1/k के जगह पे क्या हम लोग 1/5 का उल्टा लिखेंगे, तो 5 प्लस ये आ गया 4, 5 4 9, और 5 में से 2 को घटा दोगे तो 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर सी 27। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 32 पे आ जाओ। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बोला क्या कि पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 40, 90 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है तो आर कितने दिन तक कार्य करता है? हम लोग ऐसा करते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इस बार एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि बिना एलसीएम के हमारे पास फिर काम नहीं बनने वाला है। 40 है, 90 और वो क्या है 36 दिन। आप अगर इसका एलसीएम लोगे, ध्यान से देखो, एक बात तो पता है कि 0 तो आएगा। 9 चौका 36, क्या हम लोग 360 लिख देंगे? क्या बताओ? हमारे पास 4 9 36, इफिशियंसी पी का 9 आया, इसका एफिशिएंसी क्यू का 4 आया, और आर का एफिशिएंसी हमारे पास क्या आया? 10 का आया। ध्यान से देखना कि क्यू 7 दिन बाद आता है, तो पी इसका मतलब 7 दिन तक काम किया होगा, तो 9 सत्ते 63 काम हो गया होगा। और 8 दिन के बाद आर आता है, आर शुरुआत से 8 दिन, मतलब बीच में एक दिन जो है पी और क्यू मिलके काम किया होगा, तो 9 + 4 मिलके 13 इकाई 13। तो बताओ क्या 360 में से देखो कैसे माइनस करते हैं, 13 भी और 63 भी, आप लोग इसको जोड़ देते हैं, पहले जोड़ो फिर घटाओ। क्यों ऐसा करते हैं? देखो 360 में से 60 घटेगा तो बचेगा 3 और 13 16। अब 300 में से 16 हम बहुत आराम से घटा सकते हैं, 284, और 100 में से हमने अभी माइनस करने के लिए आपको समझाया। अब इस 284 को करने में P है, Q है और R है। 9 4 13, 13 + 10 मिलकर के 23, 23 के एफिशिएंसी से। तो R जितना दिन काम किया, R भी काम कर रहा है, P Q भी काम कर रहा है। तो R के बारे में पूछा कितना दिन, तो 284 यूनिट काम करने में जितना दिन उतना दिन R का भी। तो क्या 23 इकाई 23 होता है? बताओ 23 इकाई 23, बच गया हमारे पास 5, 23 दूनी 46, बच गया 8, आंसर आ गया 12.8/23 दिन, ऑप्शन नंबर सी। 23 इकाई 23 बचा 5, 54, 23 दूनी 46, 54 में से 46 घटाना है 8, 46 से 4 50, 50 से 4 54, तो 8 हुआ ना 12 पूर्णांक, या 12 पूर्णांक वाला एक ही ऑप्शन हमें दिख।
तो आगे सॉल्व करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 के बाद आ जाओ, यहां पर देखो 33 नंबर का क्वेश्चन है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का प्रॉफिट होता है। यदि वह उस वस्तु का अंकित मूल्य पर ही बेच देता है तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? क्या आपको पता है रेशियो ऑफ रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। मार्क प्राइस बटे सेलिंग प्राइस को अगर आप सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कट करके जो रेशियो आएगा वो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मार्क प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, ये जो डिस्काउंट होता है वो इसी दोनों के बीच का रिलेशन होता है। 10% छूट का मतलब 1/10 छूट देना। अगर 10 मार्क प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस इसका 9 होगा। बोलो होगा? फिर बोला 12.5% का प्रॉफिट हुआ। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है। हम बोल सकते हैं अगर कॉस्ट प्राइस 8 होगा तो 8 से 1 ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस 9। अब अगर हम लोग 9 से 9 को काट देंगे तो क्या बताओ 10/8 आया क्या? अगर ये मार्क प्राइस और हमारे पास क्या आया मार्क प्राइस, ये हमारे पास आया कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस बताओ कितना का फायदा हुआ? मार्क प्राइस को ही अगर सेल कर देगा, मार्क प्राइस पर ही सेल करेगा तो बोलोगे 2 का फायदा हुआ 8 में, 2 चौका 8, आंसर लिख देंगे 25%, ऑप्शन नंबर सी। या आपको ये 10 और 8 का भी रेशियो निकालोगे तो ये 5-4 आ जाएगा। 1 का फायदा 4 में, गुना 100 करो। 100 क्यों गुना करते हो भाई? क्योंकि 1/4 को हम जान ही जाते हैं पहले से 25% के बराबर है, तो 100 से क्यों गुना करना, कर दो। लेकिन इस स्टेज पे जाके अगर आप 100 से गुना करते हो तो फिर टाइम आपका पास होगा। देखो वृत्त का परिधि 308 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको ये बात पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि अगर 44 होगा तो इसका एरिया 154 होगा। अगर इसका रेडियस 7 होगा, इसका परिधि हमारे पास 144 है तो इसका जो एरिया होगा वो 154 होगा। परिधि क्या होता है? साइड कंपोनेंट होता है। परिधि को हम लोग सेंटीमीटर में ही लिखते हैं बट एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। मतलब ये कहने का है कि अगर रेडियस हमारे पास 14 हो जाए तो परिधि को तो मतलब रेडियस 14 होने का मतलब 2 गुना होना, तो परिधि को भी आप 2 गुना कर दोगे तो 44 दूनी 88 होगा। बट क्या है एरिया, एरिया हमारे पास साइड के स्क्वायर का कंपोनेंट होता है तो 2 से ना गुना करके आपको गुना करना पड़ेगा 2 के स्क्वायर से। बात आया समझ में? जो कि हो जाएगा 616। अब यहां पर क्वेश्चन इस बार परिधि दिया हुआ, देखो ध्यान से, परिधि दिया हुआ है तो परिधि अगर हमारे पास 308 है, क्या 44 से कुछ इसका रिलेशन है क्या? जरूर होगा रिलेशन, देख लेते हैं। यूनिट से यूनिट मिला, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 30, क्या 7 गुना है क्या बताओ? और 154 अगर हमारे पास दिया हुआ है तो 154 को हम लोग 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का 49 से मल्टीप्लाई करना, और 49 को हम लोग 50 माइनस 1 लिखते हैं। बोलो लिखते हैं क्या? 154 को 50 से गुना करते हैं। कैसे करते हैं? अरे भैया 154 को 50 से गुना ना करके 100 से गुना करके आधा कर देते हैं तो 154 का आधा हो जाएगा 7700। बताओ 154 गुना 50 का मतलब 154 का आधा, 154 का आधा 7700 और माइनस करोगे यहाँ से 154। देख लो क्या यहां से 7500 बचेगा क्या? 7500 बचेगा और 200 में से 154 को हम आराम से माइनस कर सकते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7546। फिर वही तरीका माइनस करने वाला। क्या माइनस करने वाला? देखो हमने क्या किया, यहां से 200 उठाया, 154 पर्याप्त है 200 को माइनस करने के लिए तो बचेगा 75, और 200 में से 154 घटाने का मतलब 100 से 100 घटा, 100 से 54 घटा, 46। आंसर आ गया 7546, ऑप्शन नंबर सी। बात आया समझ में? एकदम आसानी से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए दिखने से ही लग रहा है 17 छाके 102, बताओ नहीं 17 छाके 102 तो y बराबर क्या हो जाएगा 10.2/1.7। चलो दशमलव से दशमलव मिला देते हैं और दशमलव उड़ा देते हैं। 17 छाके 102, क्या y का वैल्यू हमारे पास 60 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। एक गोलीय कोष है और उसका बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। बाह्य त्रिज्या हमारे पास 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है 9 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई है 1 सेंटीमीटर तो अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगा बोलोगे 8 सेंटीमीटर। बोला इसमें प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना है। गोलीय है, हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, एक बार आर क्यूब माइनस ये आर क्यूब, तो आर क्यूब दोनों में होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई हम लोग कॉमन ले लिए और आर क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब करोगे 729 और 8 का क्यूब करोगे 512, ठीक है।
तो ये देखो 4/3, फिर से एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, 22/7 माइनस कर देते हैं। क्या 512 माइनस कर दे? देखो 700 में से 500 माइनस होगा 200, और 29 में से 12 को हम लोग आराम से माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/7। बोलो ठीक है। तो 7×3 = 21, 7×1 = 7। 3 से देखो नहीं कटा, 3 से तो नहीं कटा। हम गुना करते हैं, गुना करने का तरीका समझाते। 31×4 = 124, 124 दूनी 248, तो 248 हमारे पास आ चुका। और इसको गुना करते हैं किससे? 11 से, और फिर करते हैं किससे? डिवाइड 3 से। अब जब तक में हम गुना करेंगे तब तक में देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। 3×8 = 24, 3 दूनी 6, बच गया 2/3। अब इसको गुना करना है किससे? 11 से। तो 82 को अगर 11 से गुना करोगे तो लिखो 2, 2 8 10, 8 1 9, और 2/3 को अगर 11 से गुना करोगे तो लिखो 22/3। क्या लिखोगे? 22/3, और 22/3 का मतलब होता है 7.1/3। 902 में 7 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास 909 आ जाएगा। एक ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, 909.1/3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। बात आया समझ में? आप इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। तो गुना करके 11 से गुना कैसे किया जाता है? देखो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन एग्जाम में आपको ये बहुत ही लीड दिलाएगा। देखो 2 डिजिट का संख्या है, 11 से गुना करते हैं, मन में कैसे करते हैं? 4 2 अलग अलग हटा के लिख दिए, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिए। 54 है, 11 से कैसे गुना करते हैं? आप लिखोगे 5 4, 5 और 4 को ऐड करके लिख दिए। कोई भी 3 डिजिट का संख्या है, 2 3 4 1 2, कितना भी डिजिट का है, 11 से गुना करना है, तो कैसे गुना करते हैं? लिखो 2 2 1 3, 4 1 5, 4 3 7, 3 2 5, बच गया 2। तो इस तरह से आप 11 से गुना करके, आप अगर क्वेश्चन पे गौर किए होंगे, टोटल हमारे पास जो ये 36 क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में, या तो 11 से गुना है या तो 25 से गुना है, या 5 वाला। तो कम से कम इस दोनों को भी तो आप लोग सीख लो। गुना करने के लिए तो बहुत सारा गुना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो 37 नंबर का क्या दिया हुआ है। 37 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ये देखो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ 2007 है, 2008 है, 2007 2008 2009 2010 2011 और 12, ठीक है। अब इसमें से बोला क्या? निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था? यहाँ भी आपको जोड़ना बहुत खूबसूरती से है। कैसे? 55 45 जोड़ो 100, 60 65 जोड़ो 105, 205 हो गया। 205 में अगर 70 और 60 जोड़ोगे 130, तो क्या हमारे पास टोटल 335 आ जाएगा? क्या बताओ? तो 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करो तो 6 पंचे 30, 6 छः के 36, लगभग में 56 के आसपास। और 56 के आसपास बताओ किस वर्ष है सबसे नज़दीक में? बोलोगे 2008 में। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बात हो रहा है क्लियर? 10 मई को क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं यहाँ पर डिस्कस। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम और दीप्ति प्रत्येक 8,000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपया की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, और जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति के ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई? सबसे पहले तो देखो 30% के दर से 2 वर्ष का टोटल परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? तो आपको पता है 30% लिखो, 30% लिखो, और 30 का 30% होता है 9%। तो आप इस सब को जोड़ करके इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हो 69%, ठीक है। जबकि यहाँ पर 8 मासिक आधार पर किया जा रहा है, तो टोटल 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, और इस 24 महीने में 8 8 8 3 बार आ जाता है। बताओ आता है क्या? और सबसे पहले 30% जो है ये हमारे पास दे रखा है 12 महीने के लिए। तो 8 महीने के लिए परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो आप इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 चौका 8, क्या हमारे पास ये 20% हो गया? क्या बताओ? 20%। तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 बार अगर 8 महीने का है, तो बताओ किस इसको क्या लिखोगे? 20%। ये आपको आना चाहिए निकालने के लिए थोड़ा स्पीड में। हमें तो पता है कि 2 वर्ष का बहुत स्पीड में आप निकाल सकते हैं। 20 20 40, 20 का 20%, 4%, टोटल हमारे पास हो गया 44%। और 44 और 20 का अगर आप निकालना चाहोगे तो 44 दूनी 8.80%। अगर आप इस दोनों का अंतर देखोगे ना, तो ये एक तो आया 69। अब इस सारे को या तो आप ऐड कर लो, 64 में अगर 8 को ऐड कर दोगे तो 72.8% आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक का आया 69% और एक का आया 72.8%।
तो ये आपको निकालने के लिए थोड़ा स्पीड में आना चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस दोनों का अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलोगे 3.8%, और ये जो अंतर है वो किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, 8000 के रेस्पेक्ट में। बताओ, 0000 खत्म, 38 को 8 से गुना करो, 8 अटे 64, 8 तिया 24 में 6 जोड़ दो, आंसर क्या आ गया आपका 304, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कविता ने 4000 रुपया की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। तो एक वर्ष में अगर 6.25% है ना, तो 2 वर्ष में टोटल 12.5% हो जाएगा। बताओ होगा क्या? और 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8। मतलब ये है कि 4000 रुपया की राशि कर 1/8 इसको साधारण ब्याज मिलेगा। तो 4000 का 1/8 हमारे पास आ जाता है 500। तो 4000 प्लस 500 मिलके आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4500। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन है कि रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन तक के दौरान उसने प्रतिदिन 1/30 भाग प्रतिदिन किया। तो 10 दिन तक 1/30 भाग करेगा प्रत्येक दिन, तो टोटल ये 1/3 भाग कर लेगी। यानी काम अब हमारे पास क्या बच गया, 2/3। ठीक है। और 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना है कि कार्य समय पे पूरा। तो 22 दिन में से 10 दिन हमारे पास खत्म हो चुका है, 12 दिन बचा, और 12 दिन को प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको बांटना है। तो ये आ जाएगा 2 छाके 12, 1 क्या हमारे पास 18 आ गया क्या प्रत्येक दिन। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 81x² प्लस 72x प्लस 16। तो क्या ये 9x का होल स्क्वायर लग रहा है क्या आपको? बताओ। और अगर हम लोग 72 को लिखे 2 इंटू 9x इंटू 4, बताओ 9 दूनी 18 चौका 72, और ये 16 को क्या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्ग का जो क्षेत्रफल आया वो आया 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल अगर स्क्वायर में आया तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो एक भुजा हमारे पास आ जाएगा जो हो जाएगा 9x प्लस 4 की। अब इस हिसाब से ऑप्शन देखिए, इस हिसाब से ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए 2 से डिवाइड कर दिया है, तो हमें पता है क्या कि 2 से अगर ये डिवाइड कर रहा है ना, 2 से अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह जाएगा, ये 9x/2 रह जाएगा, और 4 का आधा 2 ही रह जाएगा। तो देख लो अब कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बात आया समझ में? ये वर्ग का हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने एक भुजा निकाला, और एक भुजा निकालने के बाद वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपये है। यदि राम की धनराशि का 1/3 ये बराबर है रहीम की धनराशि के 2/5 के, 2/5 के। तो रहीम के पास कितनी धनराशि है? तो राम और रहीम का जो रेशियो हो जाएगा वो इसका उलट हो, ये 3 आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। बताओ आएगा क्या? अब 3 और 5/2 का रेशियो 6:5 आ जाएगा। हम लोग बोल सकते 11 यूनिट है 1210 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 110। क्वेश्चन पूछा रहीम के पास, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 5 के बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858.77 में बेचकर 27% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 127% बराबर ये होगा, तो 1% क्या हो जाएगा, 127 से इसमें डिवाइड करोगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई। मतलब ये है कि ये ऐसा लिखाएगा 2858.77 बटे 127, और गुना कर दोगे 100 से तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है। अब यहां से आपको ऑप्शन बड़ा नजदीक नजदीक दिया हुआ, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना, आप आराम से इसको डिवाइड कर दीजिए, कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या 127 का डबल हो जाएगा 254? क्या बताओ, हमारे पास आ गया 318, फिर से डबल कर दो 254, ये हमारे पास देखो 4 आ गया, 6 आ गया, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 5 गुना अगर कर दोगे ना तो 12 पंचे 60, 7 पचे 35, 635 आ जाएगा, और जैसे ही माइनस करोगे तो ये देखो 12 आ जाएगा शेष फल में, फिर 7 उतरेगा। तो बताओ 127 इकाई 127 क्या ऑप्शन नंबर सी हुआ क्या? बताओ, कितना आसान क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है,
देखो 1683, 2224, 5049 का महत्तम समावर्तक x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो करना क्या है, लिख लो आप 1600, लिख लो आप इसको 1683, 2244 और यहां लिख लो 5049, माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लो। यहां से डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, बड़ा आराम से 49 में से 44 घटाओगे तो 5 आएगा, और 50 में से 22 घटाओगे तो 28 आएगा। 50 में से 22 घटाओगे तो क्या आएगा, 28। तो 2805 तो हमारे पास आ चुका। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, क्या इसमें 17 जोड़ दे, इसमें 17 जोड़ दे, माइनस करने के लिए। क्यों, क्यों, देखो 17 जोड़ोगे तो ये 1700 हो जाएगा, और 2244 प्लस 16 मिलके आ जाता है 60 एक 61। तो 2200 में से 1700 घटाओगे तो 561 आ जाएगा। ये इसका अंतर हुआ निकालने का तरीका। बात आया समझ में? हमने क्या किया, हमने 17 इसमें ऐड किया, तो 17 इसमें भी ऐड कर दिया माइनस करने के लिए। क्या ये हमारे पास 1700 हो गया, और 2200 में से 1700 सीधा घटा दिए तो बचा 500। 44 और 17 को ऐड करोगे तो 61, 561, 2805। बताओ क्या, 5 पचे 25, 6 पंचे 30, बताओ क्या हमारे पास ये 561 और 2805 का HCF 561 ही आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते, 5 तिया 15, 61 तिया 183, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 1 चौका 4, बताओ 9 इकाई 9, 9 छा के 54, 9 पचे 45, 5 50। तो हमारे पास जो HCF आएगा वो 561 ही आ जाएगा, आएगा। अब इसका बोला क्या है, इसके अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो 6 5 11, 11 में 1 को ऐड कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास फिर से दे दिया है, HCF से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट हमें क्या पता है कि जब भी आपको दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2996, 4752, 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है, तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखो करना क्या होता है, जब भी क्वेश्चन बोले कि ए बी और सी, ए बी और सी, इसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना है और उस संख्या से डिवाइड करना है जिससे प्राप्त शेषफल हमारे पास क्या आ जाए, 0। तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए का HCF निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए का HCF निकाल लेते हैं। बस यही काम यहाँ पर भी करना है। बट थोड़ा सा जो संख्या दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ऐसा संख्या दिया हुआ कि जिसको घटाने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। बताओ हमने क्या किया, ये 2996, अगर 4 जोड़ दोगे तो ये देखो 3000 हो जाएगा, और 4 जोड़ दोगे तो ये 4756 हो जाएगा। तो 4756 में से 3000 घटाओ, क्या 1756 आएगा क्या, बताओ। हमने अंतर निकाल लिया, ठीक। इस दोनों का अंतर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 7800 में से 4700 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 3100, घटा दोगे 3148 था, और 48 प्लस 25 मिल करके ये हमारे पास 8 5 13, 3148 प्लस 25 मिलके ये 3173 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3073। अब इस दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस 3 मिलके 9, 7 5 12, एक बच गया, 17 1 18, 4829 आ जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब इसका HCF निकाल लेना है। तो इस यहां से फिर से देखो डिफरेंस, 30 में से 17 को घटाओगे तो 1300, और 73 में से 56 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 17, 1317। अब इस दोनों का अंतर भी निकाल लो आप। यहां से आया 6, 7 5 12 और 4756, ये क्या आ गया, 1756, 1756। बोलो आया कि नहीं आया? यहां से आप फिर से एक बार अंतर निकाल लो, डिफरेंस देख लो। तो जैसे ही यहां से देखोगे तो यहां पर आएगा 9, ये आ जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, और ये आपके पास आ जाएगा 4। तो 439 हमारे पास हो जाना चाहिए इसका HCF। देखो 4 तिया 12, 39 तिया 117, 4 चौका 16, 39 चौका 156। बता रहा समझ में? तो 1600 प्लस 156, इस दोनों का भी HCF 439 आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या कि के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4 तिया 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 में 108, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, ए। बात आ रहा समझ में? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है 9वें नंबर का। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान के विकर्णतः 36 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल, पहले तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, और ये 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 5 दूनी 10, 10 चौका 40 मीटर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और जैसे ही 40 मीटर हुआ तो इसका जो एक भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा 40/√2।
क्वेश्चन बोला क्या, इस मैदान का क्षेत्रफल, तो एक भुजा का स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 200, काट दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10वें नंबर का हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्फीयर हैज ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, इसका रेडियस हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एक सॉलिड सिलेंडर है, हैज ए बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास दिया हुआ है जिसका रेडियस हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ए हाइट ऑफ h सेंटीमीटर, एक हाइट है h सेंटीमीटर। फिर बोला क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या 4 पाई r स्क्वायर होगा, क्या बताओ 64, और इसका आधा क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। हम लोग लिखते हैं 2 पाई r कॉमन, r प्लस h, बोलिए लिखते हैं क्या, और हमको h निकालना है जबकि r दिया हुआ है 4, तो लिखोगे 2 पाई, ये दिया हुआ है 4 प्लस हमको क्या निकालना है h। सॉल्व कर लो, देखो पाई से पाई हमारे पास कट गया, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया, और 4 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, तो 4 प्लस h बराबर अगर 16 है तो h का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी, हाइट तो पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ ए पेयर पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड रेस्पेक्टिवली 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड दिया हुआ हमारे पास 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एक ट्रेपेजियम का समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। मतलब सब कुछ तो दे रखा है, अब इसका एरिया पूछा, क्या होता है बताओ, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी 33 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस यानी हाइट 12। तो यहां से काटोगे 2 छा के 12, 6 तिया 18 और 18 को 11 से गुना करोगे तो ये 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 18 को 11 से कैसे गुना करते हैं ये सब चीज आपको मन में ही करना पड़ेगा, ये 8 है ये 1 है, दोनों को ऐड करके बीच में लिख लेना है 198। बोलो बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक हमारे पास गोला दिया हुआ, ओके, और इसमें एक सिलेंडर हमारे पास दे रखा है जो इसके अंदर है, जो इसके क्या है अंदर है, ठीक। कहा क्या जा रहा है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5/6 टाइम्स। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की अगर बात किया जाए, स्फीयर की अगर बात किया जाए गोले की, तो गोले का जो रेडियस दिया हुआ वो अगर 5 यूनिट है तो हाइट इसका जो दिया हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हमारे पास जो हाइट दिया हुआ है वो हमारे पास 6 दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बताओ, रेशियो ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जा रहा है और स्फीयर का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो, तो स्फीयर का तो हम लोग निकाल सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, तो r हमारे पास अगर 5 यूनिट है तो 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब करोगे 125 आ जाएगा। लेकिन अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास चाहिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमारे पास 6 दे रखा है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यही तो निकालना है। अब यहां पर देखो, क्या इतना बात तो पता होगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, किसका, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का अगर ये व्यास हो जाएगा और इसका रेडियस हमारे पास 5 दे रखा है, तो बताओ क्या ये हमारे पास टोटल व्यास 10 हो जाएगा, और हाइट अगर हमारे पास 6 दे रखा है तो क्या ये भी 6 हो जाएगा, क्या बताओ। अब यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 6 10 8 हमारे पास ट्रिपलेट होता है, तो सिलेंडर का व्यास पता चल गया 8, तो बताओ क्या इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 8 का आधा 4, बोलो होगा क्या। अब यहां से पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दो, पाई आर स्क्वायर यानी 16 और एच हमारे पास 6 दिया हुआ ही था, 6 हमारे पास दिया हुआ ही था। सॉल्व कर लो, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 24 तिया 72 और उस तरफ हमारे पास बच गया 125। आंसर आ गया 72/125, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी सी के क्षमता का रेशियो है, ए बी और सी के क्षमता का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3:5:8। एक साथ काम करते हुए ये लोग इसको 15 दिन में कर लेते, यानी हमारे पास टोटल यूनिट वर्क जो आया 15 दिन में कर लेते एक साथ काम करते हुए। 5 3 8 8 16, हम लोग बोल सकते हैं टोटल यूनिट बराबर 15 × 16। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब क्या करते हैं, बोला ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं। तो जब ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करेंगे तो 5 3 8, बताओ क्या ये जो काम हो जाएगा वो 8 यूनिट से 12 दिन तक काम करेंगे, तो क्या 8 × 12 लिख सकते हैं क्या? बताओ। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल यूनिट वर्क माइनस टाइम। फिर बोला क्या, इसके बाद इसको काम छोड़ देते हैं। अब शेष काम अकेले सी द्वारा किया जाता है। अब ये जो हमारे पास शेष काम बचा है वो सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? सी के द्वारा किया जाता है। तो बता रहा है, पूछ रहा है क्या, तो सी द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया गया। तो टोटल यूनिट वर्क में से शेष काम को माइनस करेंगे, जब तक माइनस करेंगे, और बोला क्या 8 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 इफिशियंसी सी का है, तो टाइम निकल जाएगा। देखो कैसे कर लेते हैं, इसको गुना करो, फिर इसको गुना करके माइनस करो, फिर 8 से डिवाइड करो। तो ऐसा नहीं करते हैं। हमें 16 दिख रहा था, हमें 8 दिख रहा था। बोलो दिख रहा था क्या? और 8 नीचे में भी दिख रहा है, कॉमन लेकर के काट देंगे। हम बोलेंगे क्या, 8 दूनी 16 और 8 ही का ही 8। बताओ 15 दूनी 30 में से 12 घटा दोगे तो क्या हमारे पास 18 आ जाएगा क्या? बताओ। तो आंसर आ गया 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी। बात हो रहा है क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 14 नंबर का, एकदम आसान क्वेश्चन। 10 और 22 के बीच सभी आवाज संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अब इतना तो आपको पता ही होगा, 11 13 17 और 19, 19 के बाद 23 हो जाता है 22 से ऊपर। अब इसका माध्य ज्ञात करना है भाई। हमने कम से कम 3000 बार बोला है कि माध्य जब भी ज्ञात करना है तो सबको जोड़ के डिवाइड करो नंबर ऑफ टर्म से, लेकिन खूबसूरत नंबर बनाओ। क्या 19 और 11 को हम 30 बोल सकते हैं और 17 और 13 को 30 बोल सकते हैं क्या? तो टोटल हमारे पास आ गया 60। 60 को डिवाइड करोगे तो माध्य हमारे पास आ जाएगा 15। बताओ 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ये 30, ये 30, 30 + 30 मिलके क्या आ जाएगा? 60। और 4 टर्म है तो 4 से डिवाइड करो, 15 चौका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। ये आ गया 8 × 24, 7 × 9 = 63। देखो फिर से वही बात, बार बार वही बात आ रहा। खूबसूरत नंबर बनाओ। 9 × 7 = 63, 63 में 3 जोड़ो 66, 66 में 24 जोड़ो 90। आ गया? फिर देखो, अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में इस पूरे को सॉल्व करना है। तो ये तो आ जाएगा 8 × 9 = 72, 9 चौका 36, 36 में 9 जोड़ दोगे 45, 45 से डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करना है 90 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद आ जाओ 16। मान लीजिए n वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, ये क्या है? शेषफल, शेषफल 1 प्राप्त होता है। n 271 से विभाज्य है तो n के अंकों का योग क्या होगा? यहां पर मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। 15 से जो संख्या कट रहा है, क्या वो संख्या 3 से भी कट जाएगा क्या? और 15 से कट रहा है तो शेषफल क्या बच रहा है? 1। तो 3 से भी काटोगे तो शेषफल अभी फिलहाल 1 ही बचेगा। अगर 1 से 3 से ज्यादा आता तो फिर शेषफल निकालते हम लोग। 15 से कोई संख्या अगर काट रहे हैं तो 1 शेषफल बचेगा। मान के चलो 1 जोड़ देते हैं 16, 3 से काटोगे तो भी 1 ही शेषफल बचेगा। बोलो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 से काटने पर 4 शेषफल बचता, तो 15 से काटने पर अगर 4 शेषफल बचता तो 3 से डिवाइड करो, देखो 15 तो कट ही जाएगा, सीधा सिर्फ 4 में डिवाइड करना होता है। तो 3 से काटते तो शेषफल हमारे पास क्या बचता? 1। लेकिन ये तो एक ऑलरेडी पहले से दिया हुआ एक छोटा सा नंबर है, तो 3 से काटोगे उस संख्या में, 3 से काटोगे उस संख्या में तो हमारे पास शेषफल क्या बचना चाहिए? 1। बोलो बचना चाहिए। अब वो जो संख्या है वो 271 से विभाज्य है, बहुत अच्छी बात है, 271 से विभाज्य है, लेकिन किसी भी हाल में 3 से काटेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1। और सम ऑफ डिजिट क्या होता है? 3 से कटना चाहिए। और सम ऑफ डिजिट, अरे भाई ऐसे देखो, 2 3 1 4 ऐसा दिया हुआ, तो हम बोले क्या 3 से डिवाइड करो तो इसका शेषफल क्या होगा? तो आप 3 से ऐसे मत डिवाइड करने लग जाना, ऐसे मत डिवाइड करने जाना। 3 और 9 बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत सा नंबर है। 3 और 9 के बारे में देखो, अब यहां पर हम इसको 3 से डिवाइड करने लग जाएंगे। जैसे हमारे पास 2 3 1 4 था, 3 से डिवाइड मत करने लग जाना। 3 से 3 को काट दो, देखो 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 4 में से 3 कट गया, शेषफल हमेशा 1 बचेगा। शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1। अब इसके अंकों का योगफल हम लोग देख रहे थे, 4 1 5 5 3 8 8 2 10, 10 के बदले में हमारे पास 1 0 आया। देखो तो क्या 1 ही शेषफल बचा क्या? बताओ।
4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 1 प्लस 0, 10 में 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आ रहा है 1। अब बताओ 3 से काटने पर शेषफल 1 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में हमारे पास मौजूद होगा। अब उतना हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 271 से हम वो भी बता देते हैं आपको कि 271 से अगर आप इसको पूरा का पूरा बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनेगा, वो भी हम समझाते हैं। लेकिन मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखो 14 या 42 है, फिर 3 आ गया, तो 42 से भी काटने पर शेषफल 1 बच रहा है, यानी 3 से भी काटने पर शेषफल क्या बचेगा 1। और सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको इसके सम ऑफ डिजिट को देख लेना। 4 1 5, 3 से काटोगे तो शेषफल 2 बचेगा। 7 1 8, 3 से काटोगे तो शेषफल 2 बचेगा। 8 1 9 काटोगे तो 0 बचेगा। 3 1 4, शेषफल 1 बचेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद करते कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले n निकालो। 15, 15 के लिए आप लिखो 5 तिया 15, एलसीएम निकाल रहे हैं। 5 पचे 25 होता है, तो 5 एक बार मौजूद है, लिख लो 5। फिर होता है 5 सते 35, 7 नहीं है मौजूद, 7 लिख लो। फिर ये होता है 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 8 लिख लो। और ये होता है 7 छा के 42, 7 मौजूद है, 3 मौजूद है और 2 भी मौजूद है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है टोटल ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है। ये भी एलसीएम निकालने का तरीका। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 15 पचे 75, 75 चौका 300, 300 दूनी 600, 600 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4200। ये गुना करने का आपको आना चाहिए। कैसे, फिर से देखो, या ऐसे कर लो, 5 पचे 25, 25 अठे 200, 200 को 7 से गुना करो 1400, 1400 तिया 4200। तो आपको इतना बात तो पता चल गया कि 4200 है और एक शेष फल बचेगा, तो एक जोड़ दिए। लेकिन बोला क्या पूरा का पूरा संख्या जो है वो 271 से भी कटना चाहिए। तो अब अगला बार एक शेषफल कब बचेगा, जब बोलोगे क्या 4200 गुना 2 करके तब एक जोड़ोगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब से कट के एक शेषफल छोड़ेगा। अगला बार क्या होगा, 4200 गुना 3 प्लस 1, बोलो होगा क्या। इसका क्या मतलब है कि अब अलग अलग 271 से डिवाइड करके हम लोग चेक तो करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको लिख लेते हैं 4200 के प्लस 1। के का मान निकालना है। कैसे निकालना है, तो 4200 के अगर दिया हुआ है तो हम लोग 4200 में लगा लेते हैं, 271 से डिवाइड कर देते हैं 4200 में। तो 4200 को 271 से डिवाइड करोगे, यहां लिखोगे 271 इकाई 271, ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो 5 से कर दो 2710, 5 से कर दो 2710 का आधा हो जाएगा 1355। 1355, क्या ये हमारे पास 5 आया, हमारे पास ये 3 आया और ये हमारे पास 1 आया, 135 बचा। अब बताओ क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 271 गुना 15 प्लस 135, 4200 को हम लोग 4200 के को 271 गुना 15, अब 271 देखो 271 गुना 15 के प्लस 135 के, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब प्लस 1 बटे 271, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो के हमारे पास क्योंकि 4200 के था ना, तो अब देखो 271 गुना 15 के प्लस 135 के मिलके हो जाएगा 4200 के। अब बताओ कि 271 से ये डिविजिबल है क्या, क्यों, 271 के मल्टीपल में जो भी है, 271 से अगर 271 डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी। अब तो सिर्फ हमको चेक क्या करना है, मात्र 135 के प्लस 1 में चेक करना है 271 से। अब एकदम आराम से आ गया, देखो कैसे, 135 दूनी 270 प्लस 1, यानी के का जो वैल्यू आया, के का जो वैल्यू आया वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और जैसे ही के का वैल्यू 2 आया तो अब हम लोग लिख सकते वो संख्या क्या होगा, तो 4200 का डबल हो जाएगा 8400, 8400 में 1 जोड़ दोगे तो वह संख्या हमारे पास क्या आएगा, 8401, जो 271 से भी डिविजिबल है और 15 25 35 40 42 से डिवाइड करने पर एक शेषफल भी छोड़ रहा है। अब यहां से बोला अंकों का योगफल देखो, 8 4 12, 12 1 13, देखो तो क्या 13 ही आया था क्या, बताओ हमने जो तरीका बताया। 8 4 12 देखो 3 से डिवाइड करने पर एक ही शेषफल बचेगा क्या, 8 4 12, 12 से 12 कट गया, बचा 1। तो बस हम लोग ऑप्शन में से चेक कर लिया। हाँ, ऐसा अगर दो ऑप्शन टकरा जाता, ऐसा अगर दो ऑप्शन टकरा जाता, क्योंकि अंकों का योगफल है, ऐसा अगर दो ऑप्शन टकरा जाता तो फिर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे बेसिक से बना लेते। लेकिन कितना देर लगेगा उसमें चेक करने में, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका भी आप सबको समझ में आ गया होगा। 16 के बाद आ जाओ, यहां पर देखो 17 नंबर का क्वेश्चन। रबीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा ने पुस्तक पढ़ रही है, उसने केवल 5/8 भाग पढ़ा है।
उनमें से प्रत्येक अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने में अभी शेष है। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। जब ये 5 भाग में 4 भाग पढ़ लिया रवीश, तो बचा कितना, 1 भाग। 5 भाग में 4 भाग पढ़ लिया तो बचा 1 भाग, और 1 भाग अगर 120 को रिप्रेजेंट करेगा तो 4 भाग, 1 भाग बराबर 120, तो 4 भाग बराबर 12 चौका 48, 480। बोलो जल्दी, 480 पृष्ठ इसने पढ़ लिया। मेरा बात समझे क्या हुआ, 4/5 मतलब 5 में 1 भाग बचा, और 1 बराबर 120 पृष्ठ के, तो 4 पढ़ा है, तो 4 बराबर 12 चौका 48, 480। ये देखो 8 में 5 भाग पढ़ी है, टोटल 8 में ये 5 भाग पढ़ ली, तो बचा कितना, 3, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 120 को, तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 5 यूनिट बराबर 5 चौका 20, क्या 200 होगा क्या। बात आ रहा समझ में हमने क्या कहा। इस 8 में से 5 भाग इसने पढ़ लिया, 3 भाग इसने नहीं पढ़ा, तो 3 बराबर 120 के हम बोल सकते 1 यूनिट बराबर 40 के। तो पढ़ी कितना, 5 भाग, तो 5 भाग पढ़ी, तो इसका मतलब 5 चौका 20, 200 पेज पढ़ ली। अब 200 का हिस्सा निकालना है 480 के रिस्पेक्ट में। कितना आसान क्वेश्चन है, लिखोगे 4 पंचे 20, 12 चौका 48, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। बात हो रहा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, मतलब इसका माध्य ज्ञात करना। फिर से खूबसूरत बनाओ नंबर को, दो ऐसा नंबर को खोजो जो दोनों को जोड़ने पे खूबसूरत बन जाए। क्या ये दोनों को जोड़ने पे खूबसूरत नहीं बनेगा क्या, 150 और 37 में 23 को जोड़ोगे तो क्या 60 नहीं आएगा क्या। तो 150 प्लस 60 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 210, और 210 को 1/4 कर देते हैं, एकदम बहुत आसान। 200 का 1/4 50, और 10 का 1/4 2.5। 200 का 1/4 50 और 10 का 1/4 2.5, तो 50 और 2.5 को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा 52.5। बोला आएगा क्या। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है फिर से। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका, देखो 4 तिया 12, 1 13/3 लिख दो इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4 में से 3 घटाओगे तो 1, 1/2 में से 1/3 घटाओगे तो 1/6, तो 1.1/6 को हम लोग लिख सकते हैं 7/6। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। हमने क्या सब किया इसको ध्यान से देखो। हमने 4 में से 3 घटाया तो 1, अब 1/2 में से 1/3 घटाओ तो लिखोगे 6, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, तो 1.1/6 का मतलब क्या हो जाएगा 7/6, गुना में है ये 1/3, तो हम लोग लिख सकते हैं 7/18, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 2 12, 3 दूनी 6 6 2 8, ये आ गया 8/3, 8/3, और 8/3 में से 7/18 को माइनस कर देते हैं। बताओ देखो 3 छाके 18, तो 8 छाके 48 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 41/18, और यहाँ पर डिवीजन का साइन है 13/3 के, तो आप इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुना आ जाएगा 13/3, गुना कर दो 18/41। तो बताओ क्या 3 छाके 18, नीचे में तो हमारे पास 41 ही बचेगा, नीचे में यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो एकमात्र ऑप्शन क्या हमारे पास है, डी बचेगा। क्या बताओ 41 वाला डिनोमिनेटर वाला, या आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना। 13 छाके 78/41, देखो 1 13 छाके 78/41, 1.37/41 आ जाएगा। बताओ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ साइन थीटा बराबर 4/5 के, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, तो बेस 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट, तो बेस आ जाएगा 5 के। बोलो आ गया, बस सॉल्व हो गया। 3 गुना टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे क्या लिखते हैं, बेस, यही लिखते हैं क्या। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास 3 होगा ना, 3 5 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 4/3। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 3 से 3 कट जाएगा। कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 3/5, बेस बटे हाइपोटेनियस 3/5 लिख दो, और नीचे में लिख लो कॉस थीटा का ही उल्टा हो जाता है 5/3 सेक थीटा, माइनस 4 टेन का ही उल्टा हो जाता है 4/3 का उल्टा हो जाएगा 3/4। देखो कितना आसान हो गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 घटा तो 1, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 में से 3 घटा तो 2। आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सब दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन है, बार बार सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, देख लो।
तो ये आ जाएगा -2, -2 गुना 4 तो -8, और -8 को 8 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1, -1 माइनस +1 तो 12 1 13, 13 में से 8 घटाओगे तो 8 5 13, 5 प्लस ये आ जाएगा 6 दूनी 12, क्या 1/4 आ गया क्या बताओ ऊपर में, नीचे में देखो ये 12 गुना 10 है 120, और 120 इसके नीचे में जाएगा तो 15 8 120 हो जाएगा बताओ, यानी 9/8 नीचे में रह गया, बीच में माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 दूनी 12, 12 से 12 काटोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस में, ऊपर में हमारे पास 5 चौका 20 1 21/4 आया, और नीचे में हमारे पास क्या आ गया 9/8 में से 1 को घटाओगे तो 8 इकाई 8, 1/8 आ जाएगा, सॉल्व कर दो 4 दूनी 8 और 2 ऊपर उल्टेगा तो 21 में मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा आपका 42, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर का क्वेश्चन, बोला ए बी सी एक काम को 12 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने साथ 4 दिन तक काम किया, सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया, तो काम कितने समय में पूरा होगा। देखो यहाँ पर तो 12 16 और 24 का जो एलसीएम होगा, जो कि टोटल यूनिट वर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्या हम लोग 48 लिख ले क्या एलसीएम, 12 चौका 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, सबका एफिशिएंसी भी अलग अलग आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि बी और सी ने एक साथ मिलकर काम किया 4 दिन तक, तो 3 2 5, 5 चौका 20, 20 यूनिट वर्क पहले हो गया, तो बचेगा हमारे पास कितना यूनिट, 28 यूनिट वर्क। अब ए आ गया, मतलब सी काम छोड़ कर गया तो ए आया, और ए के साथ अभी भी बी बना हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 4 + 3 7 का एफिशिएंसी से 28 यूनिट काम होगा, तो कितना दिन में काम कर देगा, बचा हुआ काम बोलो 4 दिन में कर देगा, शेष काम कितने समय में पूरा होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका सी। बात आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि हमको एक्स्ट्रा कुछ समझाना पड़े, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ समझाना पड़े, वो कुछ ऐसा इसमें है नहीं। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर फिर 23 नंबर का क्वेश्चन है, द मोड एंड मीन। मोड दिया हुआ हमारे पास 27.5 और मीन दिया हुआ 28.5। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन। क्या आपको पता है क्या कि मोड बराबर क्या हो जाता है, मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन, बोलिए यही होता है क्या। अब 3 गुना मीडियन बराबर क्या 2 गुना मीन को मोड में जोड़ना पड़ेगा, मोड हमारे पास दिया हुआ 27.5 और 2 गुना मीन को जोड़ना पड़ेगा 28 दूनी 56 1 57 इसमें जोड़ना पड़ेगा, और ये बराबर हमारे पास क्या आया 3 गुना मीडियन आया हुआ है, 3 गुना क्या आया हुआ है मीडियन। या तो आप इस दोनों को जोड़ के तब 3 से डिवाइड कर दो, यानी तो दोनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो 57 को डिवाइड करोगे 3 से तो 19 आएगा, जबकि 27 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो अब देख लो जो सबसे नज़दीक में आंसर होगा 9 9 18, ये हमारे पास आ गया 28, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा 28.17। आप इसको हमने 50 में तो हमने डिवाइड भी नहीं किया था 3 से, तो आंसर 28 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला आएगा, और 28 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है। बात आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लाइंट हाइट इज 32 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 48। देखो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास फिर से क्या आ गया, इसका स्लाइंट हाइट है 32, ओके, और इसका डायामीटर है 48, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा 24। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग इसका हाइट भी निकाल लेते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट भी निकाल लेते हैं। तो हाइट अगर आप निकालने जाओगे, ये बोला फाइंड द टोटल सरफेस इफ स्लांट हाइट इज 32, बहुत बढ़िया बात है, स्लांट हाइट आ गया 32। ठीक है, और डायमीटर ऑफ इट्स बेस है 48, तो इसका मतलब इसका रेडियस आ गया, बोला आया कि नहीं आया रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा पाई आर एल, और पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड करना है, तो हम लोग पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर आ जाएगा हमारे पास। तो आर हमारे पास आया हुआ, हाइट निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, देखो 22/7, आर हमारे पास क्या है 24, और 24 में 32 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 56। हाइट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, 7 8 56 हो गया, बताओ 7 8 क्या हो गया 56। अब देख लो 7 8 अगर 56 हुआ तो 24 चौका होता है 96, 96 दूनी 192, अब 192 को पहले डबल कर दो तो ये आ जाएगा 384। अब इसको 11 से गुना कर दो, एकदम तरीका है। 24 8, अरे भाई 24 दूनी 48,
48 दूनी 96, 96 दूनी 192, मतलब हो गया ना 8 से गुना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी कितना हो गया बताओ 192, और 192 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करना है बताओ। तो क्या लिखोगे 4, 8 4 12, 8 3 11 1 12, 3 1 4, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4224 मीटर स्क्वायर। बात आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24 के बाद आ जाओ 25। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 से चलता है, और इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी हुआ है, बोला क्या कि अगर इसका जो स्पीड है वो 8 से 7 हो जाए, तो क्या आपको पता है क्या कि सेम डिस्टेंस जब रहेगा, यानी डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो स्पीड दिया हुआ 8 7, तो 7 से क्या हो जाएगा 8, रियल स्पीड से रियल टाइम लगता है, बोलो लगता है क्या? बोला क्या वह अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट के डिस्टेंस देर से पहुंचा, तो 1 यूनिट बराबर हम लोग लिखेंगे 20, ठीक है। तो बोला जा रहा है उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, तो रियल स्पीड से रियल टाइम, तो 1 यूनिट बराबर 20 के, तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 140 मिनट के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बात आ रहा समझ में? एकदम आसान आसान क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, टफ नहीं है ये क्वेश्चन। सबसे बड़ा बात क्या है ना कि अब इतना नजदीक नजदीक में वैल्यू दिया हुआ, देखो ये 7 6 5, ये 7 6 5 9 है, 8 है, 190 190। अब इससे ज्यादा नजदीक में वैल्यू क्या हो सकता है बताओ? यहाँ भी देखो 8 9 8 6 5 9 8 6 5। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मैं वो यहाँ पर आपको समझाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या करना है, इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं 2-3 मिनट लग जा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को पहले आप स्किप कर दे, बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपको समझाता हूँ और इस क्वेश्चन को समझने का आप कोशिश करोगे, तो अगर गौर से देखोगे तो माइनस वाला जो टर्म है वो बड़ा है। माइनस वाला जो टर्म है वो देखो क्या है, 2071, देखो 1591 81। तो माइनस वाला टर्म हमारे पास क्या है, बड़ा है, बोलो है क्या? तो क्या सब करते, देखो ध्यान से, ये 7100 है, दशमलव के बाद वाला 7100, ये 20 आ गया 7120, ये 7100 900 मिलके 8020, और 8020 में ये 4200 को ऐड करोगे तो आगे 8020 में आप यहाँ पर 4200 को ऐड कर दो, ये दशमलव वाला है ना, तो आप इस दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा देखो 1.2220, बोला आएगा क्या? 8 4 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग माइनस वाला देखते हैं। तो माइनस वाला एकमात्र हमारे पास जो टर्म है वो -1985 है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में जानते हैं, आपको क्या करना है, तो इसमें से आप इसको मत घटाइए, इसमें से आप इसको घटा दीजिए। देखो क्या लिखना है बताओ, 1985 और माइनस करते हैं 2220, 5 में से 5 गया 0, ये देखो 6 आ गया, ये 7 आ गया, और 11 में से 2 को घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा। तो देख लो कौन सा आंसर है, 11 में से 2 को घटाओगे, आगे कुछ होगा ना, 11 में से 2 को घटाओगे तो 9 आ जाएगा। बाकी आगे वगैरह कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, 190 190 190 190 तो सब में आएगा ही आएगा, और माइनस वाला टर्म आएगा, तो ये प्लस वाला तो पहले ही छटा गया था, बोलो है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 0.9765 वाला, तो एकमात्र हमारे पास जो ऑप्शन है 976 वाला वो है ऑप्शन ए में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ 26 के बाद 27। 8 पेन को 75 रुपया में बेचा तो 25% का लॉस हुआ, 24% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 372 में कितने बेचने होंगे? हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की संख्या को लिखते हैं नीचे 8 पेन, और 75 रुपया में बेच रहा है तो इसको 75% पे बेचा, तभी तो 25% का लॉस हुआ। ऊपर वाला रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना, और नीचे वाला पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी याद रखना, ठीक। तो 75% बराबर 75/8, तो 24% प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो क्या 124% बराबर निकालना पड़ेगा क्या? लिखोगे 75/8/75 गुना 124, बोलो बात सही है? 75 से 75 देखो कट गया, और ध्यान से अगर देखोगे तो बोला 372 रुपया में कितने पेन बेचने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसा देता है कि डेटा आपके लिए तैयार कर देता है कि आप इस क्वेश्चन को बनाइए। देखो 124 का क्या 3 गुना है क्या?
372 बोलोगे हाँ। ऊपर वाला रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो कर रहा है क्या। और नीचे वाला जो है वो पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 रुपया को। कब? जब 24% का प्रॉफिट होता है। तो हम बोलते हैं 124 रुपया में 8 पेन बेचेगा, तब इसको 24% का, तो 372 में कितना बेचेगा। तो बताओ क्या 372 जो है इसका 3 गुना है क्या, बोलोगे हाँ 3 गुना है। तो 8 का भी आप 3 गुना कर दो तो आ जाएगा 24 पेन। आंसर क्या आ गया देख लो, 24 पेन, ऑप्शन नंबर डी। बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28 नंबर का। यदि 8 अंकीय संख्या, ये दिया हुआ पूरा संख्या 11 से विभाज्य है, तो डिविजिबिलिटी रूल 11 का सबको पता होना चाहिए। क्या करोगे, 9 4 13, 13 1 14, 14 5 19, माइनस 6 2 8, 8 3 11, 11 प्लस ई, 11 प्लस ई। अब बताओ भाई कि इस दोनों का जो अंतर होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए क्या, या 11 नहीं होना चाहिए क्या, या 11 का मल्टीपल। तो अब 11 अगर कर दोगे तो डबल डिजिट में आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ए के जगह पे क्या रख दें कि इस दोनों का योगफल इसके बराबर आ जाए, तभी तो माइनस करेंगे तो 0। तो बोलोगे सर आप 8 रख दीजिए, 8 1 9 19, 19 में से 19 घटेगा 0, यानी ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 8। क्लियर। 28 के बाद आ जाओ 29 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो के का मान ज्ञात करें। सोचिए थोड़ा सा, अगर 250 किलोमीटर जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर से तो क्या 5 घंटा लगेगा क्या, बताओ। प्लस 120 किलोमीटर जाएगा के किलोमीटर पर आवर से तो क्या 120 बटे के आवर लगेगा क्या। प्लस 25 किलोमीटर जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर जाएगा तो क्या 50 बटे 25 2 घंटा लिखोगे क्या, बताओ। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 250 प्लस 120 प्लस 50, 250 प्लस 50 300, 300 प्लस 120 420, और 420 किलोमीटर जा रहा है, टोटल डिस्टेंस जा रहा है 420 किलोमीटर जा रहा है ये 42 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तो क्या टोटल टाइम 10 घंटा होगा क्या। तो टोटल टाइम अगर 10 घंटा के बराबर होगा तो देखो अब कितना आसान हो गया, 5 2 7 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब 120 बटे के जगह पे क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा रख दोगे क्या, तभी तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, के का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ। एक आयत का विकर्ण है 53 सेंटीमीटर, एक आयत का विकर्ण दे रखा है 53 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 12, ये अगर ए होगा ये अगर बी होगा। तो क्वेश्चन पूछा आयत का परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसका जो विकर्ण है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53 का स्क्वायर, और 53 का स्क्वायर 2809 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको पता कर लो। 53 का अगर स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है तो आप 5 का स्क्वायर लिखो 25, 3 का स्क्वायर लिखो 09, 5 तिया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दो 0 5 3 8, क्या 2809 होगा क्या, बताओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 2809। ठीक है। अब ए इंटू बी दिया हुआ, क्षेत्रफल तो ए इंटू बी है ना, और ये बराबर हमारे पास दिया हुआ 1260 की। क्वेश्चन पूछा है 2 इंटू ए प्लस बी क्या होगा। तो पहले तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ए प्लस बी, नहीं निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी बराबर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए होता है कि नहीं होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे आप लिख दो 2809, और ए बी हमारे पास अगर 1260 है तो 1260 का डबल 1200 का डबल 2400, 60 का डबल 120, तो क्या हम लोग 2520 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 2809 में 2520 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5329। अब थोड़ा थोड़ा बहुत आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह तो करने के लिए आना ही पड़ेगा। कैसे भाई, अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, तभी तो डबल करके कहीं भी ऑप्शन हमारे पास √2 या √3 इस टाइप से नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या 5329 का अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्या ये 70 का स्क्वायर 4900 से अधिक है, और ये 80 का स्क्वायर 6400 से बहुत कम है, बताओ है कि नहीं ये कम।
अब यूनिट डिजिट अगर हमारे पास 9 दिया हुआ है तो या तो 70 और 80 के बीच में या तो ये 73 का स्क्वायर होगा या तो ये 77 का स्क्वायर होगा। अब बताओ 6400 के ज़्यादा नज़दीक है कि 4900 के? बोलोगे 4900 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 73 का स्क्वायर है। एक बार चेक कर लेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा तो 7 सत्ते 49, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 दूनी 42, जोड़ के देख लो, 9 आया, 2 आया, 7 9 4 13 5। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज, सारा चीज आपको करने के लिए आना चाहिए। क्या बताओ, अब हमारे पास a प्लस बी का जो वैल्यू है क्या हमारे पास हो जाएगा 73, और 2 को जैसे ही आप 73 से गुना कर दोगे तो 73 दूनी क्या आ जाएगा आपका 146, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो इतना सारा चीज इसमें आपको स्पीड में आना चाहिए करने के लिए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट वगैरह ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 31 नंबर का। बोला क्या, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात करें। 25% अगर 1 वर्ष में है तो अर्धवार्षिक रूप से क्या 12.5% होगा, और 1 वर्ष में 2 बार अर्धवार्षिक होगा। 12.5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है क्या हमारे पास 1/8 होगा। हम लोग बोल सकते हैं 6 महीने में 8 से ये 9 देगा, और अगले 6 महीने में फिर 64 से ये 81 देना पड़ेगा इसको। बोलो, हम लोग बोलेंगे ये प्रिंसिपल है और ये जो 81 है ये हमारे पास अमाउंट है। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 81 में से 64 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। बोलो आएगा? 64 यूनिट दिया हुआ है 64,000 के बराबर, तो बताओ 17 यूनिट बराबर क्या 17,000 के ही हो जाएगा क्या? यानी ये जो इंटरेस्ट दे रही है वो कितना दे रही है? 17,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोला 23/3 जोड़ने पर 25/6। अरे भाई, तो 23/3 उस संख्या में जोड़ोगे तब 25/6, तो वो संख्या निकालने के लिए 23/3 को 25/6 से माइनस कर दो। 25/6 से 23/3 को क्या करो? माइनस कर दो। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। क्यों? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। आ गया 6। 25 में से 46 को घटाओगे तो ये आ जाएगा -21। ओके, -21 आएगा तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। आंसर हमारे पास आ जाएगा -7/2, -7/2, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपको सेशन लगा, कैसे आपने एंजॉय किया सेशन को। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ जिसका आधार है 54 सेंटीमीटर, जिसका आधार दिया हुआ 54 सेंटीमीटर, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर लंब यहां से खींच दिया जाएगा तो एक तो ये हाइट हो जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करता है, इसके आधार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देता है। अगर इसका आधार है 54 सेंटीमीटर, अगर इसका आधार है हमारे पास 54 सेंटीमीटर टोटल, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 27। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर क्या बोला? प्रत्येक बराबर भुजा 45 है। प्रत्येक बराबर भुजा क्या है? 45। तो पहले तो आप इसका हाइट निकाल लो। जैसे ही हाइट निकलेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। हाइट कैसे निकलेगा? देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये 45 है, ये 27 है। क्या 3 4 5 ट्रिपलेट होता है क्या? अगर ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 नंबर 27 हो रहा है, और ये 5 को रिप्रेजेंट करा, थोड़ा सा तो आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। 3 नंबर 27, 5 नंबर 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर 36। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से 27, 36 और 45 आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट हो जाएगा। 3 नंबर 27, 5 नंबर 45, तो 4 नंबर 36। अब ये जैसे ही हमारे पास 36 आ गया तो हम लोग बोलेंगे हाफ इंटू 36 गुना 54। बोलो बोलेंगे क्या? अब इसको भी काट दो, ये आ जाएगा 18। 18 पंचे 90, 900, 18 चौका 72, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? हम लोग इसको करेंगे भी नहीं। 345/600 गुना 100, 345/600 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा, 6 से सीधा इसमें डिवाइड करो, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 बच गया, 6 पंचे 30, 57.5% आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? मतलब हमने क्या किया? 345/600 गुना हमने किससे कर दिया? 100 से। 0 0 0 0 कट गया, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 बच गया, 6 पंचे 30, क्या 57.5% आएगा? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का।
देखो ये हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, पीडीएफ में हमने डाल रखा है, ठीक है, पीडीएफ में हमने पूरा का पूरा क्लियर डाल रखा है, या आपको अभी तो क्वेश्चन बहुत जगह से आपको मिल भी रहा होगा, तो आप चेक कर लेना। बोला क्या, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय, तो वेतन पर किया गया व्यय हमारे पास दिया हुआ, तो वेतन पर किया गया जो व्यय है वो हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। तो 5117 प्लस 4752, इस दोनों को अगर जोड़ दोगे ना, 549718 516527, ये हो गया सैलरी पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये हमारे पास है 5500 प्लस 7310, 5500 यानी ये लगभग 5600, और 5600 में 7300 को जोड़ दोगे तो 5600 में अगर 7300 को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12900 लगभग में। और लगभगे में हम लोग निकालेंगे भी, देखो लगभगे में हम लोग निकालेंगे भी, क्या ये इसको अगर जोड़ दोगे तो लगभग में इसको 9900 बोल सकते हो और इसको 130 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अब उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन हमारे पास देखो, पहला ऑप्शन है 57%, ध्यान से देखना, दूसरा ऑप्शन है 29%, तीसरा ऑप्शन है 95%, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 76%। ऑप्शन हमारे पास दूर दूर है, तो इससे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने में आसानी होता है। क्या बताओ, 10% 13 के बराबर होगा क्या? 10% किसके बराबर होगा? 13 के बराबर। 130 के रेस्पेक्ट में 99 का परसेंटेज निकालते हैं, तो 10% अगर 13 के बराबर होगा तो 13 सत्ते 91, 91 हो जाएगा 70% के बराबर। और 91 से देखो 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो बताओ लगभग में 5% 6% के आसपास हुआ कि नहीं हुआ? 13 तो खुद हुआ 10% ना, और 8 है तो लगभग में आधा से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम लोग बोल सकते हैं 76% के आसपास होगा इसका आंसर। पूरा करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, ऑब्जर्व करने का सिर्फ जरूरत है। क्या ये बात समझ पा रहे? हमने क्या कहा? 91। अरे 13 जो है ये अपने आप को 10% बोलेगा, नहीं बोलेगा, तो 13 सत्य आता है 91, मतलब 7 गुना कर दोगे तो ये 70% हो जाएगा। 13 अठे 104 हो जाता, कुछ मत करो ना, देखो ना, लो इसी से आ जाएगा आंसर। 13 अठे 104, तो इस दोनों के बीच में 99 है। अब ये 57 हो नहीं सकता, 29 हो नहीं सकता, 95 हो नहीं सकता, एकमात्र ऑप्शन हमारे पास 76 बचा। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जो हम तरीका समझा रहे इसको समझने का कोशिश करना। यहां पर 8 जोड़ोगे, अब देखो 8/13 साढ़े, अगर ये 6.5 होता, अगर ये 6.5 होता, 6.5 होता, एक तो लगभग हम लोग लेकर के वैसे ही चल रहे तो 5% होता, और ये लगभग में देखो 1 पॉइंट ज्यादा है, तो 75 से थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप सबको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत कुछ सिखा पा रहे होंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए, ओके।